जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम जो है वो IS 16 सही है जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, उसके बाद IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स और IS 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, इन तीन जो है वो स्टैंडर्ड्स की रिवीजन करते हैं। ठीक है भाई नमाना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये तीनों की हम क्या करेंगे जी, रिवीजन करते हैं। ठीक है, कोई क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना एक अच्छा सवाल करते हैं तगड़े वाला ज़रा। अच्छा भाई, IS 16 कौन सा जी? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ये IS 16 कहता है जब आप एसेट को लेते हैं, सही है, न्यू एसेट आपने परचेज किया, कहता है इसको आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे करेंगे? इनिशियली एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट असल में होती क्या है? कॉस्ट असल में होती क्या है भाई? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं, सही है, आप चीज़ खरीदते हैं, उस चीज़ के ऊपर ना एक टैग लगा होता है जिसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। अब वो तो उसकी लिस्ट प्राइस होगी ना, अब चीज़ को लेके आने का खर्चा, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, सही है जी। अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है, टैक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नॉन रिफंडेबल, एक क्या होता है जी? रिफंडेबल। सही है। कहते हैं जी इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय चार्ज, कोई भी मतलब चार्जेस, कोई भी ड्यूटी अगर वो नॉन रिफंडेबल है, वो चीज़ की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगी भाई? ऐड हो जाएगी। सही है। और अगर वो रिफंडेबल है, क्या है? रिफंडेबल है, तो भाई फिर उसे हमने कैपिटलाइज नहीं करना। अगर कभी गलती से कैपिटलाइज कर दिया तो फॉर एग्जांपल आपने एसेट को रिकॉर्ड किया है 110 रुपये पे, कितने पे? और इसके अंदर एक रिफंडेबल टैक्स है, सही है, वो है 10 रुपये का। इसे इग्नोर करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? इसको रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए था ना। सही है, आपने कहना था जी एक्सपेंस डेबिट और क्या उसका नाम है, कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। आपने इसे क्या कर दिया? एसेट के अंदर ऐड कर दिया, यानी कैपिटलाइज कर दिया 10 रुपये से। तो एसेट इस टाइम कितने पे रिकॉर्डेड है? 110 पे। अब बताइए जी क्या करना पड़ेगा? 10 से जी एसेट को कम करें 10 रुपये से और एक्सपेंस को क्या कर दें जी। सही है, इस ये इग्नोर होते हैं। क्या होते हैं? इग्नोर का मतलब है एसेट, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैपिटलाइज नहीं किया जाता। ऐसी है भाई। अच्छा, कहता है ये जो नॉन रिफंडेबल है ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इफ नॉन रिफंडेबल। और कहता है अगर रिफंडेबल है तो इसे किधर लेके जाना है? प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस में ये कैपिटलाइज नहीं होंगे, बल्कि कौन से एक्सपेंस होंगे? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे। ये बात समझ आती है जी? अच्छा जी, अब मेरे भाई जो लिस्ट प्राइस होती है ना, उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? अब डिस्काउंट दो तरह की हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपके वो चीज़ है जी 100 रुपये की, वो कहता है अच्छा यार ये लो, मैं तुम्हें 5% ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ। सही है सर, ये सीधा सीधा डिस्काउंट है, ये सर्टन डिस्काउंट है, ये बगैर किसी शर्त शराइत के है। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। कहता है जी नो जनरल एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल एसेट की कॉस्ट है जी 100 रुपया, लिस्ट प्राइस 100 रुपया है, कॉस्ट नहीं लिस्ट प्राइस कहते हैं। 5 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिला तो कितने पे एसेट रिकॉर्ड करेंगे? 95 पे। कहता है जी फिर उसके बाद आपने कहा नहीं थोड़ा थोड़ा सा और डिस्काउंट, थोड़ा सा और डिस्काउंट। बंदा कहता है ना सर जी थोड़ा, सर जी एडमिशन लेने आए ना, बंदा सर थोड़ा सा। अच्छा ये है जी मेरे भाई, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इसी तरह दुकानदार को कहा सर जी थोड़ा सा डिस्काउंट और, उसने कहा भाई एक शर्त पे डिस्काउंट दूंगा मजीद, अगर आप नॉर्मल क्रेडिट डेज हैं। नॉर्मल क्रेडिट डेज का मतलब ये होता है, अगर इस तरह करके लिखा हो ना कुछ n/30, इसका मतलब है नॉर्मल क्रेडिट डेज हैं 30। अगर लिखा हो n/45, इसका मतलब होता है नॉर्मल क्रेडिट डेज कितने हैं? 45। कहता है जी नॉर्मल क्रेडिट डेज हैं फॉर एग्जांपल 30। कहता अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 5% मजीद डिस्काउंट देता हूँ। ये जो डिस्काउंट है ना, ये शर्त शराइत वाला डिस्काउंट है। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये शर्त शराइत वाला डिस्काउंट है। इसको बोलते हैं अगर पेमेंट आपने जल्दी कर दी तो फिर ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके जी, इसकी एंट्री होती है जिस डिस्काउंट की। आपने कहा ना क्रेडिटेड डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट, ठीक है। इससे भी आपने क्या करना है? एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना है। ये बात समझे हो भाई?
अच्छा, अब ना एक मसला आता है जी, एक मसला ये आता है, लिस्ट प्राइस है मेरे भाई एसेट की 100 रुपया, इसमें से अब आपने आप ना कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं कि कॉस्ट कितनी है एसेट की, इसमें से आपने कौन सा डिस्काउंट माइनस करना है, वो है जी 5 रुपए। कितना? अब मेरे भाई मजीद इसके अंदर एक और डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट कह लूं या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कह लें या सेटलमेंट डिस्काउंट कह लें। मेरे भाई ये है 5%। क्या? 5%। अब एक सवाल पैदा होता है, सर ये 5% इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? बताएं जी, शाबाश। जी मेरे भाई, याद रखना इस बात को, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने इसे हमेशा लिस्ट प्राइस में से ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे लगाना है, ये बात याद रखनी है आपने। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये डिस्काउंट किस पे लगेगा? हमेशा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगेगा, ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन क्या हो? साइलेंट हो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमेशा ये उसूल है इसका। ये बात समझें आप? ये बात समझे हो? ये मेरी बातें गौर से सुन लो, ये अहम बात है। अच्छा मेरे भाई, आप बताएं क्या अमाउंट आती है? 4.75। ये आया जी 90.25। सही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये हमेशा ये सेटलमेंट डिस्काउंट वाली अमाउंट परसेंटेज किस पे लगेगी बच्चों? इस पे लगेगी, ये बात याद रखनी है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये बात क्लियर है जी? और ऑनलाइन वालों लिख लो इस बात को। अच्छा, अगर उसने खुद कह दिया कि डिस्काउंट आपको मिलेगा लिस्ट प्राइस में, फिर तो हम चैलेंज नहीं कर सकते ना सवाल को, फिर तो हम क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। एग्री? ओए एग्री? अच्छा जी, बात समझ गए? समझ गए भाई? अच्छा, डिस्काउंट की भी समझ आ गई, टैक्सेस की भी समझ आ गई। ओके, आगे चीजें आसान है। ओ, एक और चीज मेरे भाई, तीसरी चीज आपको समझानी है भाई। एक होती है टेस्ट रन कॉस्ट। क्या होती है? कहता एसेट को चलाकर देखना, उसको चलाने की कॉस्ट होती है कि नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल वो है जी 10 रुपए की कॉस्ट। कितने की कॉस्ट? बताएं, इसे कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो टेस्ट रन की कॉस्ट है जी 10 रुपए। आपने टेस्ट रन किया और 10 रुपए की कॉस्ट आई, उसके बदले में ना 5-6 यूनिट्स बन गए। कितने यूनिट्स बन गए? 5-6 यूनिट्स बन गए। अब मेरे भाई वो जो यूनिट्स थे, आपने कहा यार नॉर्मली ये यूनिट बिकता है एक 10 रुपए का। आपने कहा यार कोई मसला नहीं है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी, हम 10 का नहीं बेचते, हम ना इसे 5 रुपए का बेच देते हैं, हाफ प्राइस पे बेच देते हैं। सही है सर? अब मुझे बताएं, हाफ प्राइस पे नहीं करते, इसे कहते हैं 1 रुपए का बेच देते हैं। कितने का बेचते हैं? 1 रुपए का। खर्चा कितना हुआ मेरे भाई? टेस्ट रन की कॉस्ट है 10 रुपए। अब 5 रुपए जो हैं ये क्या है भाई? बोले शाबाश। ये आपकी इनकम है। अब याद रखना, स्टैंडर्ड कहता है आपने इसको नेट नहीं करना, आपने इसको नेट नहीं करना। एसेट की कॉस्ट के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी? 10 रुपए जाएगी। ये बात समझे हैं भाई? ये है टेस्ट रन कॉस्ट। बच्चे कहते सर इसकी एंट्री बता दें। भाई एंट्री सिंपल है, ये कैपिटलाइज किया आपने, नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश बैंक या पेबल क्या हो जाएगा? 10 से क्रेडिट। सर इसकी एंट्री क्या होगी? ये 5 रुपए जो है, ये जो हमने इनकम कमाई, भाई आपने बाद में भी तो यही वाले यूनिट्स बेचने थे ना। इसको इस तरह करने का रेशो का चैप्टर पढ़ाया था। आपका यूनिट जो है वो नॉर्मली 10 रुपए का बिकता, आपने 1 रुपए का बेच दिया। कितने का बेचा? सेलिंग प्राइस आपने कम कर दी, सेल प्राइस क्या कर दी? तो इसकी नॉर्मल एंट्री होनी है यार, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेलिवेंट यूनिट्स थे ना ये जी। तो आपने एंट्री क्या करनी है? इसकी सेल आपकी क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट क्या होगा? कैश बैंक या ट्रेड रिसीवेबल। सही है सर? समझ आ गई इस 5 की भी? ये बात याद रखना, ये आपने इसे नेट नहीं करना, ये गलत ट्रीटमेंट है। क्या है? ये गलत ट्रीटमेंट है। ओके है? ये बात समझ आ गई जी? ये पहले वक्तों में ऐसे होता था आपस में नेट करना, अब नेट नोट वाला सीन नहीं है। सही है? किताब में मेरा ख्याल है कोई 1-2 सवाल हैं, 1-2-3 जिसका सोल्यूशन नहीं सही, वो साथ साथ आपको सही करवाए थे। और जो बच्चे नए हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो भाई ये सही कर लें इसे। अच्छा, ये वाली बात भी समझ आई। उसके बाद मेरे भाई अब आप इधर आ जाएं ज़रा, अब मैं इधर से आपको एक दफ़ा पढ़वा देता हूँ जी।
सर परचेज प्राइस का मतलब लिस्ट प्राइस, नॉन रिफंडेबल की बात मैंने आपसे कर दी। इंस्टॉलेशन, असेंबली, इंस्टॉलेशन और असेंबली क्या कहते हैं यार, चीज़ को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, वो कैपिटलाइज हो जाएगी। असेंबली भी उसी को ही कहते हैं। अच्छा मेरे भाई ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, भाई चीज़ को लेके आने का खर्चा, जिसे आप कैरिज कहते हैं ना, कैरिज इन कहते हैं, फ्रेट चार्जेस भी इसे बोलते हैं, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। टेस्ट रन कॉस्ट के बारे में मैंने गुफ्तगू कर दी मेरे भाई। डिसमेंटलिंग और रीस्टोरिंग द साइट, ये क्या होती है, चीज़ को पट के किसी और जगह लगा देना। अच्छा जी, चीज़ को मादरत, चीज़ को एक जगह से, आपका जो प्लांट जिधर लगा हुआ है, सही है, आपने उधर से क्या उसका नाम है कहीं और शिफ्ट करना ना इसे, तो अब उसको, उस प्लांट को इंस्टॉल करने, डी इंस्टॉल करने की कॉस्ट होगी, क्या होगी भाई जी, उसकी कॉस्ट होगी कोई। अब मेरे भाई वो जो कॉस्ट है वो होनी तो बेशक फ्यूचर में है, लेकिन आज उसे रिकॉर्ड कर लो, क्या करो आज, ये भी कैपिटलाइज होगा। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जी ये 3-4 साल बाद जाके कॉस्ट रिकॉर्ड होगी किताबों में, सही है एक्चुअली, लेकिन रिकॉर्ड आज करना तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। लेकिन असल में ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाली बात आपके सिलेबस में नहीं है। आप ग्रॉस अमाउंट पे बस इसे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ये आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है भाई, उधर जाके पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये, बस ग्रॉस अमाउंट पे इसे क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना। इसके अलावा यार कोई प्रोफेशनल फ़ी, आपने किसी लॉयर को पैसे दे दिए, इंजीनियर को पैसे दे दिए, सही है सर, टेक्निकल आपने प्लांट लगाना था, एक टेक्निकल बंदे को लेके आए, उसे कहा बताओ भाई प्लांट किस जगह पे लगाएं तो ज़्यादा सूटेबल है, और सही है, स्टैम्प ड्यूटी, लिखने पढ़ने की कॉस्ट होती है, ओके सर, ये भी ऐड हो जाएगी। सर जी इसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, याद रखना, एक होती है इंश्योरेंस, एक होती है मेरे भाई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये दोनों में फ़र्क है, क्या है, जो रास्ते की इंश्योरेंस होती है ना वो हमेशा कैपिटलाइज होती है, क्या होती है सर, कैपिटलाइज। और मेरे भाई जो सादा वाली इंश्योरेंस है ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताऊं, ऐसे हो सकता है कि एक सवाल है एक्सट्रैक्ट्स बनाने का, सही है, पेपर में जो आपका होना है, या फिर क्या आ जाए नोट बनाने का, और आपको इस तरह डेटा दिया हो और आपसे पूछ ले कि भाई एडिशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, और आपको 5-6 तरह की कॉस्ट दी हूँ, और आपसे पूछे बताएं जी अब आपने एडिशन की कॉस्ट निकालनी है, तो निकाल लेंगे फिर, ये आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, अभी आज भी मैंने करवाना एक। अच्छा सर उसके बाद सर नॉन रिफंडेबल टैक्स को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्या करना है, और अगर गलती से रिकॉर्ड कर दिया फिर उसे क्या करेंगे, एक्सक्लूड का मतलब फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी उसके अलावा कहता है कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कहता कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, कहता उसे भी आपने इग्नोर करना है। मतलब यार इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, वारंटी कॉस्ट होती है, इसे कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करते, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है। अच्छा जी कहता है जी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज अ पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट, ये बता दिया आपको। सर इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, जी भाई शुरू में प्लांट को इंस्टॉल करते हुए कोई लॉस हो गया तो एक सवाल या एक बात हमेशा याद रखनी है, सर जी ये तो लॉस हो गया तो इसे क्यों हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो मेरा एक आपसे सवाल है भाई, क्या ये लॉस हर दफ़ा हुआ करेगा, क्या ये लॉस हर दफ़ा हुआ करेगा, नहीं। क्या ये लॉस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जब जब आप एसेट खरीदेंगे तो ये कॉस्ट इनकर्ड हुआ करेगी, तो भाई ये लॉस जब जब आप एसेट खरीदेंगे ये हर दफ़ा हुआ करेगा, नहीं ऐसे थोड़ी होता है भाई, सही है। तो ये कभी भी इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेज ये ऐड नहीं होते कॉस्ट में, ठीक है सर। अच्छा कहता स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, सॉरी पीरियड कॉस्ट, ये मैंने आपको समझाया था, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो मंथली बेसिस, जो पीरियड की बेसिस पे दी हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, सर इसको कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना, बात समझे हो। देखो ना इंश्योरेंस हो गया, रेंट होगी, ये मंथली बेसिस में, क्वार्टर या क्या उसका नाम है, समाई एनुअली या एनुअली बेसिस पे दिए होते हैं, इसलिए इसे हम ये पीरियड कॉस्ट है, क्या है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड की कॉस्ट है, इसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मेरे भाई, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करनी, स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट। भाई देखें पेपर में आ सकता है कंफ्यूज आपको करने के लिए, हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट से हमने प्रोडक्शन कर ली है और आगे चीज़ें बेचनी है, कहता लेकिन वो प्लांट जो था ना वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया, मिसाल के तौर पे कहता उसको ट्रेन करने के लिए ना अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए हमने बाहरले मुल्क से क्या किया, बंदों को मंगवाया, इंजीनियर्स को मंगवाया,
अब सर उनको ट्रेन किया जा रहा है अपने स्टाफ को, तो आपने कहा ना यार ये तो बड़ा काम किया, इसे कैपिटलाइज करते हैं। इसे कैपिटलाइज आपने नहीं करना, याद रखनी है बात। इसे ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? जनरल ओवरहेड्स का नाम आ गया, एडमिन एक्सपेंसेस का नाम आ गया भाई, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का नाम आया। इसे कभी भी आपने मेरे भाई कैपिटलाइज नहीं करना। ये याद रहेंगी बातें यार। जी जी, हाँ जी। नहीं देखें, अगर कोई ऐसा खर्चा जो सिर्फ मशीन के लिए है, किसके लिए है? सिर्फ मशीन के लिए, तो वो तो कैपिटलाइज होगा ना। सही है। फॉर एग्जांपल देता हूं आपको। सर मशीन आई, उस मशीन को इंस्टॉल करने पे लेबर लगी, क्या लगी? अब ये खर्चा जो है, ये इस तरह की मशीन जब जब आया करेगी, इस तरह का प्लांट, तो लेबर लगेगी इंस्टॉल कर, तो ये खर्चा सिर्फ मशीन के लिए है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ओके सर, सही है? ओके है ना? चले, उम्मीद है ये बातें समझ आई। हाँ एक बात और यार, एक सुपरवाइज़र है, उसको आप फिक्स कॉस्ट पे करते हैं 1 लाख रुपए की मंथली बेसिस पे। उस सुपरवाइज़र को आपने कहा जाओ यार ये ज़रा मशीन इंस्टॉल हो रही है, इसको देखो ज़रा ये सही हो रही है कि नहीं, बस उसकी इतनी ही सैलरी है। तो अब ये काम ये मशीन को देखना, सही इंस्टॉल हो रही है नहीं हो रही, इसके बदले में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दिए जा रहे उसे। इसका मतलब है उसके रूटीन नेचर के काम के अंदर शामिल है ये, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। ये बात समझें आप? और ये बात समझे हो? सही है ना? चलें, उम्मीद है ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ओके, आगे चलूं जी। अच्छा सर, ये डिस्काउंट भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। सर एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा मुझे बताएं जी, डेप्रिसिएशन को आपने कब से जो है डेप्रिसिएशन एसेट पे कब स्टार्ट कर देनी है? बोलें शाबाश भाई। सुने भी सुने, आपने ना जी प्लांट एंड मशीनरी जो है इंपोर्ट की है। क्या की? जब आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेंगे ना, तो सारी प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है इकट्ठी एक ही दफ़ा आ जाए, और हो सकता है पार्ट्स में आए। कैसे आए? अच्छा जी, 60-70% पार्ट्स उसके आगे 1 जनवरी पे, और बाकी 30% पार्ट्स आए हैं जी 1 मार्च पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जी 60-70% की कॉस्ट बनती है 1000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना जी मशीनरी अकाउंट डेबिट और पेबल या कैश या बैंक क्रेडिट। सही है। अब इसे डेप्रिशिएट करना नहीं शुरू करना, बल्कि अभी वेट करें मजीद पार्ट्स के आने का। 1 मार्च पे बाकी 500 रुपये के पार्ट्स आ गए। अब भाईजान जितनी अब मशीन क्या है जी, अब मशीन होगी कंप्लीट होगी। सही है, पार्ट्स बाय पार्ट्स, अब पार्ट्स पूरे हो गए। आपने कहना जी मशीनरी अकाउंट दोबारा 500 रुपये से डेबिट, कैश बैंक या पेबल 500 रुपये से क्रेडिट। बात समझ आ गई? अब इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर्ड होनी है। सही है ना? अब इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर्ड होनी है, कुछ अगर लेबर ने काम किया उसकी वेजेज और ये सारी चीज़ें, वही जो आपको समझा के आया अभी कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है। सर जी इंस्टॉल होने के बाद ये मशीन अब रेडी टू यूज़ है, यानी अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। लेकिन मेरे भाई आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रोडक्शन इससे स्टार्ट की 1 मई से, ऑर्डर ही कोई नहीं आया ना, तो मुझे बताएं दी, अब आपके पास 4 तारीखें हैं। 1 जनवरी भी है जब आपके पास 60% पार्ट्स आए थे, आपके पास 1 मार्च भी है, 1 अप्रैल भी है जब अवेलेबल फॉर इस्तेमाल हो गई थी। लेकिन वो हमारा मसला है ना, इंस्टॉल हो गई थी, इसका मतलब अब अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है। और 1 मई में आपने क्या किया भाईजान? प्रोडक्शन शुरू की। सही है जी, बताएं जी कब से डेप्रीशिएट करना शुरू करना है? अवेलेबल फॉर यूज़ क्या है? 1 अप्रैल है। याद है जी? याद रहेगी बात ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब अगली एक बात सुनिएगा, कभी कभी ना पेपर में क्वेश्चन में कहता है कंपनी की पॉलिसी है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब ये है कि अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल पे है और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो बताएं कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने? ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ओके बच्चों, और सही है ना? कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 9 मंथ्स आर टेकन इनटू अकाउंट। इधर आए जरा, कहता है ये है जी फुल ईयर बेसिस। क्या कहता है? इसमें आपने महीनों को नहीं देखना, बल्कि हालांकि अवेलेबल फॉर इस्तेमाल 1 अप्रैल है, कहता है इसमें कभी कभी कहता है जी कंपनी की पॉलिसी है वो फुल ईयर की बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। सही है, तो अब आपने डेप्रिसिएशन 9 महीनों की बेसिस पे नहीं लेनी, बल्कि ये बात याद रखनी है। और सही है चैन? अच्छा जी, ओके। और कभी कभी ये भी कहता है जिस साल डिस्पोजल हो रही है, फॉर एग्जांपल जी हमने एसेट डिस्पोज किया 31 अक्टूबर पे, कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए?
10 महीनों की, 31 दिसंबर ईयर एंड है। कहता जी कंपनी की पॉलिसी है जिस साल डिस्पोजल होती है डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होती, तो बताएं फिर नहीं करनी है आपने डिस्पोजल वाले साल में, ये सवाल के अंदर होगा। नॉर्मली ये करना है आपने, क्या करना है, आपने ये ट्रीटमेंट करना है जब तक वो खुद आपको इस तरफ ना लेके जाए। बात समझे हो? आपने पंगे नहीं लेने, एजम्पशन नहीं लिख देनी कि मैं डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं करता भाई डिस्पोजल वाले साल में, ये पंगे नहीं लेने। आपने इसको ये देखना है, ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट है। कौन सा जी? कहता जी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एज पर प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी भाई। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी बेसिस पे आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन यार पता दोनों का होना चाहिए, पता दोनों का, ये बात ओके होगी। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। मेरे भाई सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, बाद में आपने प्लांट इंस्टॉल कर लिया, प्लांट काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया, अब मेरे भाई बाद में इस पे खर्चे हो सकते हैं ना यार। एक खर्चा तो ये है आपने प्लांट इंस्टॉल किया, अब सर जी उस पर ना रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है, गाड़ी है, एक खर्चे वो होते हैं, एक खर्चा वो होता है जो एसेट को चलाने के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी हालत बरकरार रख सके, ताकि क्या रख सके, एसेट की हालत इधर है। अगर आप वो खर्चा उस पर नहीं करेंगे ना, ये नीचे आता जाएगा। तो अब इस लेवल तक एसेट को रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है, सही है, ताकि उसकी हालत बरकरार रहे, तो ऐसे खर्चे को आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसा खर्चा कर दिया आपने जो इसके लेवल को इधर ले जाए, लेवल से ऊपर ले गया, यानी पहले एसेट चल सकता था 5 साल, अब चलेगा 10 साल, लेवल ऊपर चला गया ना। कहता है जी पहले एसेट जो था वो 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखता था, अब वो 20,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब ये एसेट का लेवल ऊपर चला गया ना भाई, सही है। मैंने एक और एग्जांपल आपको देते हैं। डेवो बस है, उसके अंदर कैपेसिटी है जी 40 पैसेंजर्स को बिठाने की। उन्होंने क्या किया भाई, बस को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब 50 पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई भाई, एसेट अपनी लेवल से ऊपर चला गया, सही है सर। तो अब इस तरह के एक्सपेंस को जो उसके लेवल से उसे ऊपर ले जाए, आप उसे कैपिटलाइज करते हो। क्या करते हो भाई? कैपिटलाइज करते हो। ये बात समझे हैं? सही है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है जी जी कहता है एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट्स की यूजफुल लाइफ, एफिशिएंसी, आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब है पहले यूनिट बनते थे 5 मिनट में 1 यूनिट बनता था, आपने एक ऐसा पुर्जा एसिड के अंदर लगा दिया, प्लांट के अंदर लगा दिया, एक पार्ट ऐसा लगा दिया एसिड की जिसने एफिशिएंसी क्या कर दी, बढ़ा दी। अब बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, एफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया। अब भाईजान जो 5 मिनट में यूनिट बनता था कितने में बनेगा? 3 मिनट में बनेगा, तो एफिशिएंट हो गया ना एसिड। ये जो खर्चा किया आपने एसेट को एफिशिएंट करने के लिए, ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंस है। जी जी, हो सकता है यूजफुल लाइफ बढ़े, हो सकता है यूजफुल लाइफ ना बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, सही है। यूजफुल लाइफ भी बढ़ सकती है, एफिशिएंट भी हो सकता है। और आउटपुट का मतलब इधर क्या है? आउटपुट का मतलब है पहले एसेट जो था उसने अपनी प्रोडक्शन को अच्छा कर दिया। क्या कर दिया? आउटपुट, कैपेसिटी, सही है। पहले एसेट 30,000 यूनिट्स बना सकता था, अब कितने बना देगा? 40,000, 50,000 बना देगा। ठीक है सर जी। अच्छा, पहले टाइम जो था वो ज्यादा लगता था, अब टाइम क्या है, कम लग रहा। ये 3-4 सिचुएशन में से अगर कुछ आ गया तो आपने क्या करना है? आपने उसे कैपिटलाइज करना है, ठीक है, और सही है ना। कहता जी एड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। आप इस ये जो फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपए का खर्चा किया, कहता इससे क्या होगा जी, एसेट की बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल एसेट जी 500 रुपए का आपने खरीदा, 2 साल डेप्रीशिएट हुआ, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, बुक वैल्यू कितनी होगी? 400 होगी ना। 50 रुपए का आपने खर्चा कर दिया, तो भाईजान अब एसेट की बुक वैल्यू 400 से बढ़ के कितने पे आ गई? कहता ऐड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड डेप्रीशिएट इनटू द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। अब आपने डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ नहीं करना, याद रखना एक बात हमेशा, जब भी बुक वैल्यू एसेट की चेंज होती है, याद रखना आपने फिर डिवाइड किससे करना होता है? इसे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से करना है। ये बात याद रहेगी। कहता है जी इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट देन डेप्रिशिएट इट ऑन इट्स ऑन यूजफुल लाइफ। सुनना भाई, कहता है जी अब बुक वैल्यू 400 से बढ़ के कितने की होगी? बोले 450 की। कहता अब
जो पुराना एसेट है, सही है, जो पुराने आपके पास प्लांट पड़ा हुआ है, कहता है उसकी यूजफुल लाइफ थी टोटल 10 साल, कहता रिमेनिंग कितनी होगी, 2 साल इस्तेमाल हो गया, 8 होगी। कहता लेकिन जो आपने पुर्जा लगाया ना, जो पार्ट लगाया स्पेयर, जो वो पुर्जा लगा दी एसिड में, कहता उसकी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, जारी बात है उसकी 8 साल नहीं है, उसकी कितनी है 5 साल। अब 450 डिवाइडेड बाई 8 करना दुरुस्त है, 400 डिवाइडेड बाई 8 कर दें, सही है, उस पर तो पुरानी वाली डेप्रीसिएशन ही आएगी ना, 50 ही आएगी। लेकिन मेरे भाई ये जो 50 ने वाला है, इस पर डेप्रीसिएशन कैसे आएगी, ये बात समझ रहे हो कि करके दिखाऊं जी? हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ एसिड, शाबाश, वेल डन। अब ये जो 50 रुपए हैं मेरे भाई, इसको डिवाइड करना है 8 पे नहीं 5 पे, ये बात समझ गए आप, समझ गए हो? और ये 50 की एंट्री क्यों नहीं है, बोलो शाबाश? फिक्स एसेट, प्लान डेबिट और कैश बैंक या पेएबल, सही है भाई, और सही है। अच्छा जी, दूसरी बात कहता कभी कभी क्या होता है, कहता रिप्लेसमेंट पार्ट और रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। कहता कभी कभी ना आप ना इंस्पेक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इंजीनियर की टीम आती है, आप कहते हैं यार जरा हमारे प्लांट को देख दो, कोई मसला तो नहीं है। अब ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है इसने कैपिटलाइज होना, क्या होना है, कैपिटलाइज होना है मेजर इंस्पेक्शन ने, यानी प्लान डेबिट और क्रेडिट कैश बैंक या पेएबल। कहता लेकिन इसके बारे में एक और बात याद रखें, कहता जो पुरानी इंस्पेक्शन होगी ना, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं हर 2 साल के बाद आप इंस्पेक्शन करवाते हैं, कितने सालों के बाद, 2 सालों के बाद। अब मेरे भाई प्लांट है जी, आपने लिया हुआ वो है जी 500 रुपए का, कितने का, 500 का, इसकी लाइफ है 10 साल, कितनी, और इंस्पेक्शन जो आपने करवाई है मेरे भाई वो है 100 रुपए की, कितने की, और हर आपने क्या उसका नाम है 2 साल के बाद करवानी है। तो भाई अब इंस्पेक्शन को भी आपने कैपिटलाइज किया और आपने प्लांट को भी कैपिटलाइज किया। प्लांट जो है वो 500 रुपए का है और इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है, ₹100, कितनी है, ₹100। अच्छा जी, अब ये जो प्लांट है इसको आपने यूजफुल लाइफ इसकी कितनी, 10 साल, इसको डेप्रीशिएट कैसे करना है, 500 डिवाइडेड बाय 10 साल, ठीक है। हाँ, इंस्पेक्शन को कैसे आप डेप्रीशिएट करेंगे, बोलें शाबाश, 100 डिवाइडेड बाय 2 साल है ना, 2 साल के बाद नई इंस्पेक्शन होगी, तो आपने इसकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा 50 रुपये। अब दूसरे साल फिर 50 आ गया भाई, अब इंस्पेक्शन खत्म होगी ना, सही है, अब इंस्पेक्शन की कॉस्ट बुक वैल्यू 0 है। कहता जी जब नई इंस्पेक्शन होगी, जब ये इस तरह का सिनेरियो है ना मेजर इंस्पेक्शन का, कहता तब आपने, ये 3-4 नंबर का सेपरेट सवाल भी आ सकता है, याद रखना। कहता मेजर इंस्पेक्शन हर 2 साल 3 साल के बाद दोबारा होती है। कहता फिर आपने क्या करना है, पुरानी इंस्पेक्शन को किताबों से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, और नई इंस्पेक्शन को किताबों में क्या करो, रिकॉर्ड करो, सही है। कैसे करना है, इधर आओ जरा, एग्जाम्पल ये लिख लें, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात लग रही है, ये 3-4 नंबर का आ सकता है सेपरेट सवाल भी। इधर आए जरा, कहता जी न्यू लेजिस्लेशन, कानून, कहता वाज प्रोमulgated ऑन, इंट्रोड्यूस कह लें इसे आसान अल्फाज में, ऑन 1 सितंबर 2021 कह लें चलें, वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एवरी 2 साल। कहता जी रूम लिमिटेड ओन्स अ बस, कहता उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है जी, 80,000, कितनी है, ये 1000 कर लें इसे, एज एट 1 जनवरी 2001। कहता इसकी कैरिंग अमाउंट है, इसका मतलब ये पीछे से चलता आ रहा है, सही है, ये नया नहीं है, नहीं तो कॉस्ट होती इधर। कहता है मेजर इंस्पेक्शन ऑफ दिस बस वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ कितना बच्चों, 20,000। अब आपने 1 अक्टूबर पे क्या एंट्री करनी है, जल्दी बोलो, अभी बताइए आपको, 20,000 से डेबिट हो जाएगी आपकी बिल्डिंग मशीन, हाँ सॉरी बस, और कैश बैंक या पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री होगी भाई किताबों में, ये एंट्री होगी। और 2 सालों के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इंस्पेक्शन करवानी है। अब जब ईयर एंड आएगा तो मुझे बताएं नॉर्मल एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, बस की 80,000 है, सही है सर। इसके अंदर 20,000 ऐड हो गया होगा, 1 लाख होगी, लेकिन इस 80 को कैसे आपने करना है भाई, बोलने शाबाश, डेप्रीशिएट। ये नीचे आके देखें, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 10 साल, इस पे डेप्रीसिएशन आ गई 8,000 रुपया, सही है। इस पे बताओ इसको कैसे करना है, ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 साल, 10 नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई बाय 3/12 हो जाएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, ओए आ जाएगा। कहता है डेप्रीसिएशन आ गई भाई टोटल 10,500 की, कहता है जिसमें से 8,000 कौन सी है,
इंस्पेक्शन मेजर बस की, इसको सही कर लीजिएगा, ये मैंने सही करवाया था, ये फिजिकल बस की है, किसकी है? कहता है ये जो मेजर इंस्पेक्शन इसकी आपने करवा ली, कहता है डिवाइड करना है 2 से, 10 से नहीं करना, गलत है ये भाई, 2 साल की इंस्पेक्शन है तो यूजफुल लाइफ 2 साल ही हुई ना फिर। कहता है जी उसके बाद 3/12 कर देना है, तो कितनी आ गई? 2500 रुपया आ गई भाई, वो सही है। नेक्स्ट आए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट कहता जी अब देखें, इसकी तो 8,000 ही रहेगी ना, बस की तो 8,000 ही रहेगी, इंस्पेक्शन की बताओ जरा, पूरा साल ही होगा ना, तो टोटल इंस्पेक्शन होगी है जी 1.75 ईयर्स की, नहीं सॉरी 1.25 ईयर्स की, 3 महीने पुराने पिछले वाले साल के और 1 साल हमारे वाला, अगले साल पे आए। उससे पहले ये पढ़ लें, कहता था एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ दिस फ्यूचर इंस्पेक्शन इज रुपीज कितना? 30,000 रुपया। कहता 2 साल के बाद जब आप दोबारा इंस्पेक्शन करवाएंगे ना तो कॉस्ट कितनी होगी? 30,000 रुपया। ओके बच्चों, अच्छा जी, अच्छा है मेरे मासूम दोस्तों। अब मुझे बताएं जी, जब दोबारा इंस्पेक्शन होगी तो 30,000 से उसकी एंट्री होगी, 30,000 से कॉस्ट डेबिट, मेजर इंस्पेक्शन बस डेबिट, और मेरे भाई बैंक क्या हो जाएगा 30,000 से? ये एंट्री कब होगी बोलो शाबाश, तारीख क्या होगी? 23। देखो 2 साल के बाद है ना, पहली दफ़ा आपने 1 अक्टूबर 21 में करवाई थी। ओके, ये बात समझ आ गई है आपको? अच्छा मेरे भाई नेक्स्ट सुनिएगा, ऑनलाइन वालों ये ध्यान से सुनो, बात ये अहम बात है। अच्छा टिटो पार्टियाँ ना करो। अच्छा जी, अब आप इधर आए। आप भाई पुराने वाली जो क्या उसका नाम है इंस्पेक्शन है, उसे किताबों से क्या करना है आपने? अब याद रखना, जब भी ये बात मैं कहूँगा ना कि पुराने वाली एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, तो जब एसेट बाहर जाएगा मेरे भाई 20,000 रुपये से, तो उसकी यादें भी किताबों से बाहर निकालनी पड़ेंगी। सही है, ये बात समझ आती है ना? जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया तो उसकी यादें भी किताबों से बाहर फेंकनी है, ये उसमें रिवैल्यूएशन में भी बात है सारी। अच्छा जी भाईजान, 20,000 रुपये का क्या है, ये कॉस्ट है एसेट की, और इसकी यादें कितनी है? 20,000। तो यादें डेबिट और एसेट बजाते खुद क्या? क्रेडिट। ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ गए हैं भाई? तो ये इससे कहते हैं जी एसेट को किताबों से बाहर फेंकना। क्या करना? यादें डेबिट, और मेरे भाई बोले शाबाश, इधर मुंह उठा के क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट नहीं कर देना, वो IAS 36 है इंपेयरमेंट वाला, उसमें भी इस तरह की बातें आती हैं कुछ जी। यादें डेबिट और एसेट की कॉस्ट, ये कॉस्ट को इस तरह कर लो ना यार, ये बस कर लो ना इधर, बस का मतलब बस ये नहीं कि बस और नहीं जी, बस का मतलब बस जिसमें बैठते हैं। अच्छा मेरे भाई ये बात समझ आ गई इधर तक? अब अगले वाले साल पे आए सर, बल्कि इसी साल में रहे 2023 में ही, तो ये जो 30,000 है ये इंस्पेक्शन है ना यार, ये कितना जी, ये 30,000 की बेसिस पे कितना इस्तेमाल हुआ होगा? 3750। ठीक है, 9 महीने तो इधर पीछे आ गया होगा ना कहीं 9 महीने ये आ गया, 9 महीने डेप्रीसिएशन किस बेस पे हुई होगी? पुराने वाले की बेस पे ना। इधर देखो 3 महीने इस बेसिस पे ही होगी, और इसमें अगर मैं कर दूं ऐड मल्टीप्लाई बाय 9/12, अक्टूबर को हुई ना नई वाली, तो ये कितना बनता है? सही है, कितना बना? कितना है ये? तो बता दो यार जरा कितना आता है एक्सपेंस डेप्रीसिएशन का? और सही है, सही है सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये आ गया, ठीक है, और सही है भाई, सही है सर, ठीक है। और ये 8,000 जो है ये वाला, ये 8,000 ये वाला, ये कौन सा है? ये जो बस का है ना, जो सादा वाला है। बाकी इससे रिलेटेड कितना आया? 3750 ये वाला, और 9 महीनों की उन्होंने सेपरेट कैलकुलेट की। आप सेपरेट ना कैलकुलेट करो, इकट्ठी कैलकुलेट कर दो यार, बात तो वही की वही है ना। और बात समझ गए हो? समझ गए हैं बात? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने, बस छोटी सी बात है। जब मेजर इंस्पेक्शन होगी ना, तो ये यहाँ आपकी पार्ट रिप्लेस कर रहे हुए, और वो पार्ट हुआ मेजर पार्ट हुआ, तो पुराने वाले पार्ट को फिर किताबों से क्या कर देना? बाहर निकाल देना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और जो जो भी एसेट का नाम होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जितने का पार्ट होगा उसे कैपिटलाइज कर दो। सही है, आप नॉन करंट एसेट को, प्लांट बस को डेबिट करो, और कैश बैंक पेबल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, इस तरह पॉसिबिलिटी है कि उस पार्ट की या उस मेजर इंस्पेक्शन की लाइफ जो है वो एसेट से डिफरेंट हो। ये हो सकता है ना भाई,
ये कर लेंगे अब यार, ये वाला, ये 3-4 नंबर का तैयार रहना है मेंटली आपने, इस तरह का सवाल आ सकता है, ये मेंटली तैयार रहना है आपने। और IAS 16 के नोट या एक्सट्रैक्ट के अंदर भी ये पूछा जा सकता है, ये एडजस्टमेंट नहीं आई हुई, ये मेंटली तैयार रहना है आपने, ठीक है। इधर लिख लो बेशक इंपॉर्टेंट, या अपने हाथ से एग्जाम्पल करके जानी है आपने जी। ये क्रिसेंट की किताब का सफ़ा नंबर है जी 116। जिस बच्चे ने तस्वीर लेनी है वो तस्वीर ले सकता है, ऑनलाइन वाले जो हैं जी, ये तस्वीर ले सकते हैं भाई इसकी, और ऑनलाइन वालों इसकी तस्वीर भी ले लो, ये इसके सोल्यूशन की तस्वीर भी ले लो। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये 2 सिनेरियोस मैंने आपको डिस्कस करवा दिए जी जी जी, उसमें डाल दें, आप ना अलग-अलग कैलकुलेट करें, आप एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लें बस, ठीक है। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब आए जी इस पे, ये है चार्ली, ये क्या है, कहता इसमें क्या होता है, कहता जी एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू कीप एसेट एट द सेम लेवल, एसेट को अपने लेवल पे रखने का, कहता ना तो मेरे लेवल का नहीं, कहना वरना तो लेवल यार वो नीचे आ जाएगा ना, तो वो तो फिर एसेट चलेगा ही नहीं, कहता है जी एट द सेम लेवल, आगे कुछ नहीं कहना, दैट डज नॉट इंक्रीज लाइफ एफिशिएंसी, या कहता ये मेजर इंस्पेक्शन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट मेजर रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही ये लाइफ को बढ़ा रहा है, ना ही ये क्या उसका नाम है मेरे भाई यूज एफिशिएंसी को बढ़ा रहा, ना ही कैपेसिटी आउटपुट को बढ़ा रहा, कहता तो फिर इसको क्या करें, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करें, क्या करें सर, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश, ओके भाई। ये 3 सिनेरियोस भी समझ आ गए, ये 3 सिनेरियो समझ आ गए। चले नेक्स्ट मूव करते हैं जी, जी नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे भाई। जी सर, जी मेरे भाई चेंज इन एस्टीमेट क्या होता है, पता जी चेंज इन एस्टीमेट क्या होता है, जी बताएं जी क्या होता है। अच्छा ये ना ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये क्वेश्चन है, ये ये किताब में नहीं सेल्फ मेड सवाल बनाया मैंने, ये रख लें जी सोल्यूशन अपने पास, और सिर्फ सोल्यूशन ही देखना, ये मैं क्लास में करवाऊंगा ना। अच्छा ये सोल्यूशन आप भी इधर कर लें, अगर कम है तो बता दें। और ये ना क्वेश्चन पेपर है, ये लें जी, ये क्वेश्चन पेपर है भाई, ये क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक पे सवाल है एक पे जवाब है। अच्छा जी बिस्मिल्लाह, जी मेरे भाई इधर आए जरा, भाई चेंज इन एस्टीमेट क्या होता है बताएं। चेंज इन एस्टीमेट होता है भाई यूजफुल लाइफ का चेंज हो जाना, डेप्रिसिएशन का मेथड का चेंज हो जाना, फोकस फोकस करो, फोकस फोकस करो, इधर देखो, यूजफुल लाइफ का चेंज हो जाना भाईजान, डेप्रिसिएशन का मेथड का चेंज हो जाना, सही है। और मेथड चेंज नहीं हुआ, बल्कि मेथड वही है, पहले आप क्या कहते हैं 15% रेट यूज करते थे स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, अब रेट चेंज हो गया, क्या हो गया, तो भाई याद रखिएगा ये सारी वजूहात जो हैं ये क्या किसकी इंडिकेशन है, चेंज इन एस्टीमेट की, ये बात समझिए। अब मेरे भाई हमेशा याद रखना, इसका ट्रीटमेंट इधर नहीं समझाऊंगा, इसको डिटेल इसकी है जी इधर, इसकी डिटेल इधर मैंने लिखी हुई है आपके लिए जी मेरे भाई। ये क्या है जी, ये है जी चेंज इन एस्टीमेट, कहता व्हेन एवर एस्टीमेट इज चेंज वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग नेम वाला डेटा, बाय यूजिंग, कहता गिवन इन क्वेश्चन, सवाल में दिया होगा, ऑनवर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ, जी बताएं जी, आइए सेट की रिवीजन कर चुके हैं हम, मुझे बताएं प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली, कहता जिस दिन, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं कि अगले साल से, करंट ईयर प्लस ऑनवर्ड्स, वो सही है। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, चले बहरहाल इधर भी ये लिखा हुआ, कहता प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है इसे, कहता प्रायर ईयर्स पर कोई अफेक्ट नहीं आना, वो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई ना, वो क्या हो गया, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन पे जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। आप वेटेड एवरेज से फाइफो पे जा रहे हैं, फाइफो से वेटेड एवरेज में जा रहे हैं, ये मॉडल्स का चेंज है, किसका चेंज है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है भाई। अच्छा अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा यार, जब भी एस्टीमेट चेंज होगा ना, आपने सवाल को 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है, कितने में करना है, सबसे पहले
एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ एस्टिमेट आपने बुक वैल्यू निकाल लेनी है। एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ एस्टिमेट आपने क्या निकालनी है? बुक वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे भाई। अगर तो साल के शुरू में एस्टिमेट चेंज हो रहा हो तो आपके पास पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वही आपकी अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा, वही बुक वैल्यू अगले अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएगी। अगर मेरे भाई साल के दरमियान में एस्टिमेट चेंज हो रहा है, एक सवाल था मेरा ख्याल कार्ली वाला था, शायद इस तरह का कोई सवाल था। अच्छा जी, अगर साल के दरमियान में चेंज हो रहा है फिर क्या करेंगे बोलो जी? अगर खुद उसने, तो फिर आपने 6 महीने एसेट को आगे डेप्रीशिएट करना है और 6 महीने के बाद नए वाले डाटा को लेके आपने एसेट को डेप्रीशिएट करना है। यानी फिर बुक वैल्यू कब निकालनी पड़ेगी जी? 6 महीने बाद वाली। वो सही है। अगर एस्टिमेट चेंज हो गया साल के एंड पे जी, फिर तो मेरे भाई बहुत गौर से ये बात सुननी है। क्या करना है? बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एस्टीमेट चेंज हो रहा है साल के, बोलें, आखिर में। एस्टीमेट चेंज हो रहा है साल के शुरू में, सही है। एस्टीमेट चेंज हो रहा है साल के दरमियान में। आपने इसको उठा के किधर ले जाना है? एक सवाल जिसका मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया ना, वो सवाल ना उसके अंदर चेंज इन एस्टीमेट है और एक और चीज़ भी है, उसके अंदर इम्पेयरमेंट भी है। क्या है? इम्पेयरमेंट भी है। वो क्वेश्चन जरा मुझे बताना, अभी मैं इसका रेफरेंस दे दूं सर। उस सवाल में वो है ड्यूरिंग द ईयर, जी वो बताना जरा देख के। अच्छा भाईजान, उस सवाल में इम्पेयरमेंट भी आ रही है, सही है, और वो मसला किस दिन आया है? वो साल के दरमियान में आया, इसलिए मजबूरन इस सवाल में ऐसा करना पड़ा। वरना बाकी सारे सवालों में याद रखिएगा, जब भी एस्टिमेट चेंज हो रहा हुआ हमने उस दिन की बुक वैल्यू लेनी है और उस एस्टिमेट को उठा के साल के शुरू में ले जाना है। कब किधर ले जाना है? साल के स्टार्ट में। रीजन सुन ले भाई, साल के शुरू में लेके जाने की। भाई साल के शुरू में लेके जाने की सबसे बड़ी रीजन ये है, क्या आपका एक एस्टिमेट था, सही है, आपका एस्टिमेट ये था कि एसेट की यूजफुल लाइफ है 15 साल। कितनी? 3 सालों के बाद पता चला कि अब एसेट की यूजफुल लाइफ 15 साल नहीं है, बल्कि इसने मजीद इस्तेमाल होना है कितने साल? 8 साल। अगर आप पहले वाले एस्टीमेट को सामने रखें तो 3 साल एसेट डेप्रीशिएट हो चुका, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पुराने वाले तरीके के मुताबिक कितनी है? 12 साल। लेकिन एस्टीमेट आपका चेंज हो गया और आपको पता चला अब लाइफ कितनी है? 8 साल। अब मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब आपने एसेट को जो डेप्रीशिएट करना है ना, वो 8 सालों पे करना है। कितने सालों पे करना? बात समझे? ये बात समझ गए आप? आए जी इधर, जी पहले लाइफ थी 15 साल टोटल जी, 3 साल एसेट डेप्रीशिएट हो चुका जी। देखें जी, 8 में से 3 तब माइनस करते जब वो ये कहता कि अब एसेट की टोटल यूजफुल लाइफ 15 की बजाय 8 हो गई है, ठीक है। उसने ये कहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल है। रिमेनिंग का मतलब है कि इसने मजीद इतने साल इस्तेमाल होना है। अगर तो आपको एस्टिमेट चेंज हुआ और आपको टोटल लाइफ के बारे में उसने बता दिया, सही है, तो फिर आपने माइनस करना है। अगर आपको टोटल लाइफ नहीं बताई, रिमेनिंग बताई है, तो फिर रिमेनिंग ही हमारे लिए रेलिवेंट है। ये सवाल में गौर से देख लेना है, ठीक है। अच्छा आप बच्चों इधर आओ, जी जी इधर आए, इधर देखें, टोटल लाइफ है एसेट की 15 साल, एसेट को इस्तेमाल कर लिया 3 साल, यानी लाइफ लैप्स्ड का मतलब है कितने साल गुजर चुके। अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो लाइफ कितनी होती? 12 साल। ये रिमेनिंग है, एग्री। अब हमें कहता है कि 1 जनवरी 2021 पे आए, 3 सालों के बाद, कहता हमने दोबारा एस्टिमेट किया और लाइफ इसकी जो रिमेनिंग है वो है जी, उसने ये दे दिया। उसने क्या दिया? रिमेनिंग लाइफ 8 साल है। क्या है? अब रिमेनिंग का मतलब है ये दे दिया ना उसने, ये तो अब आपको रिमेनिंग दोबारा तो नहीं निकालनी पड़ेगी ना। अब 8 में से 3 तो नहीं ना माइनस करने। हाँ, अगर ये कहता कि अब टोटल यूजफुल लाइफ जो है ये वाली, ये कहता ये 15 नहीं है, हमें 3 सालों के बाद जाके पता चला ये है जी 11 साल। कितने हैं? 11 साल। तो फिर आप जी, ठीक है, फिर ये करते आप, ठीक है।
अब आपने देखना ना चेंज क्या किया, ये बता रहा है या इसके बारे में बता रहा है, ये गौर से देखना पड़ेगा। सही, ये बात समझ आई, सवाल समझ गया था ना मैं आपका। अच्छा अब आप इधर आए जरा, या ये कह देता कि आपकी हमें 1 जनवरी 2021 में 3 सालों के बाद जाके पता चला कि टोटल यूजफुल लाइफ 8 साल है। आपने देखना है किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है भाई। अगर तो बात करेगा इसकी रिमेनिंग की तो चुप करके आके इधर लिखना है, सही है, और इसी की बेसिस पे आगे डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। अगर कहेगा कि टोटल 15 था अब टोटल हो गई है 8, तो भाई फिर आप करेंगे इधर 8, लाइफ लैप्स्ड कितनी है 3, अब इधर आएगा 5। ओके, ये बात समझ गए हैं। ये बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन में देखना है, बहुत सारे सवालों में वो टोटल देता है, बहुत सारे सवालों में वो रिमेनिंग देता है। और भाई बात समझे हो, इसके अंदर एक और ट्रिक सुन लें, एक और ट्रिक सुन लें मेरे मासूम दोस्तों। आपको 1 जनवरी 2021 है ये, और इस ईयर एंड कब है? ऐसे ही है सर, और चंद ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं, वो रीवैल्यूएशन को और चेंज इन एस्टीमेट को दोनों के एक ही ट्रीट कर लेते हैं। हालांकि चेंज इन एस्टीमेट है लाइफ के चेंज होने की वजह से, रेसिडुअल वैल्यू के चेंज होने की वजह से, और ठीक है, और उसके अलावा तीसरा रेट के चेंज होने की वजह से, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होने की वजह से। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर जी, रीवैल्यूएशन हो रही है ईयर एंड पे, कब हो रही है? इधर हो रही है, इधर इधर, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन कब हो रही है? इधर हो रही है। बात समझे? कहता जी रीवैल्यूड आपकी, कहता बुक वैल्यू है जी 350 रुपए, कितनी है? कहता रीवैल्यूड अमाउंट है, कहता जिंदगी में पहली दफा रीवैल्यूएशन होने लगी है, वो है जी 500 रुपए, कितनी? तो इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो क्या होगी जी? सबर सबर, मौका दें, जैसे कॉलेज ने दिया आप भी मौका दें। अच्छा ये है जी 150 रुपया, कितना है जी? ये है जी 150। ये क्या है? ये तो आपने इनकॉर्पोरेट करना है किताबों में इधर आके, ईयर एंड के ऊपर आके। ये बात समझे आप जी? ये बात आप समझ गए, ओके, एग्री। अगली बात अब आपने सोचनी है यार, ये इंपेयरमेंट वाले ये 36 में होगा वो वाला सवाल जो है, और होगा क्वेश्चन बैंक में दूसरा या तीसरा सवाल। अच्छा मेरे भाई अब आप इधर आए। सर कहता है पहले यूजफुल लाइफ थी यही वाली एग्जांपल ले लें, कहता पहले यूजफुल लाइफ थी 15 साल, कितने साल? 3 साल एसिड इस्तेमाल हो गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एक्चुअली कितनी है? 12 साल, 12 साल है। कहता जी रीवैल्यूएशन जब हमने की ना, एक तो हमें पता चला कि रीवैल्यूड अमाउंट है 31 दिसंबर 2021 पे कितनी? 500 रुपया। दूसरी बात ये पता चली कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है? रिमेनिंग की बात कर रहा हूं, वो है 8 साल। कितने साल? अब मेरे भाई रीवैल्यूड अमाउंट इधर दी गई है आपको 500, ठीक है, और मेरे भाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 साल। अब मुझे बताएं, अब ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है, पहली दफा क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन हो रही है, भाई ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई ना। ये क्या है? ये क्या है? ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ये क्या है? आप बच्चों बहुत ध्यान से बात सुननी है, ये वाली, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये सवालों के अंदर आया। ये पियानो लिमिटेड का एक सवाल होगा पास पेपर का, उसमें भी है, QCR इस तरह का एक सवाल है उसमें भी है, ये 2-4 सवालों के अंदर ट्रीटमेंट है। अब मेरे भाई आपको यूजफुल लाइफ किस दिन की दी हुई है? इधर आपने इसे उठा के किधर लेके जाना है? इधर लेके जाना है। किधर लेके जाना है? देखो मेरी बात सुनो, उसने यूजफुल लाइफ आपको किधर दी हुई है? इधर 31 दिसंबर पे दी हुई है, और वो कितने साल है? 8 साल। आपने इस 8 को उठा के लेके जाना है इधर पीछे, पीछे तो देखो है। हाँ जी, हाँ जी, एस्टीमेट। अगर तो मेरे भाई अगर तो इधर दे देता 1 जनवरी पे 8 लिखा होता तो मैं कुछ भी ना करता, इसी बेसिस पे डेप्रिशिएट कर देता। एग्री मेरे भाई? मुझे लाइफ किधर दी हुई है? इधर, एंड ऑफ द ईयर। मैं इसे उठा के लेके जाऊंगा स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। मुझे बताओ लाइफ 8 साल की बेसिस पे, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या 9 सालों की बेसिस? ये याद रखनी है बात। ये बात क्या है? याद रखनी है ये बात, ठीक है भाई? चन्न इधर देखो, इधर देखो,
ये है मेरे भाई लाइफ है, लाइफ ये है 8 साल, कितनी है, रीवैल्यूएशन हुई। रीवैल्यूएशन जब हो रही है भाई तो अब आपका उसके साथ साथ एस्टीमेट भी चेंज हो रहा है। अब सवाल में सिर्फ रीवैल्यूएशन नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी है। सवाल के अंदर दो ट्रीटमेंट करने हैं अब आपने, एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का ट्रीटमेंट करना, दूसरा रीवैल्यूएशन वाला। अब मेरे भैया रीवैल्यूएशन तो साल के एंड पे हो रही है, सही है। आप देखो ना, वो तो डेप्रिसिएशन तो पुराने वाले तरीके के मुताबिक आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन चाहे रीवैल्यूएशन होती या ना होती, अगर ये इधर रीवैल्यूएशन ना हो, फॉर एग्जांपल ये रीवैल्यूएशन नहीं है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये 8 साल है, तो आप इस 1 साल इसे पीछे ना लेके जाते इधर साल के शुरू में, इसे आपने नो कर देना है। क्या करना है, 1 साल पीछे ले जाना है, ठीक है भाई, सही है। ये सर उमैर ने सवाल करवाए हैं, ये वाले पियानो पूनो वाले सवाल करवाए हैं उन्होंने, वो उठा के इधर लेके गए होंगे, ठीक है गुड्डू, ये समझ आइए आपको बात, अपने नोट्स रिवाइज करना। जी बिल्कुल, फिर भी आपने साल के शुरू में एस्टीमेट को लेके जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है, ठीक है। अभी मैं रीवैल्यूएशन पे दोबारा आता हूँ। अच्छा गुड्डू, अब आप इधर आए, ये बात समझ आ गई है ना। अच्छा जी, कहता जी आपने फाइंड कर लेनी है भाईजान बुक वैल्यू, कब करनी है, कहता जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमेशा एज्यूम करें कि एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है, हमेशा हमेशा ये एज्यूम करना है। दूसरी बात कहता है यूज न्यू डाटा, कहता न्यू डाटा क्या हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी हो सकती है, इंस्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ, कहता है न्यू रेजिडुअल वैल्यू भी हो सकती है, रेजिडुअल वैल्यू का चेंज भी हो सकता है, बुक वैल्यू का चेंज भी हो सकता है, कहता है रादर देन कॉस्ट, सही भाईजान बुक वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है ना। कहता है उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकॉर्डिंगली, कहता अब आपने नए डाटा को सामने रख के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ये बात याद रहेगी। रेफरेंस के लिए सवाल देख ले, पियानो लिमिटेड वाले सवाल की अटेम्प्ट बता देना यार, वो 2-3 सवाल है उनकी अटेम्प्ट्स बता दे मुझे। अच्छा यार, एक सवाल है PQR वाला, उसका सोल्यूशन गलत है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो मैंने बता दिया था पहले भी, कृष्ण की किताब में PQR लिमिटेड वाला सवाल है, उसका सोल्यूशन गलत है। क्या है वो, स्टार्ट में नहीं लेके गए हुए उसे, चल जल्दी चल जल्दी, चल तुम ढूंढ ले। पियानो लिमिटेड वाला सवाल कौन सा है, PQR वाला तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कृष्ण की किताब में इसका सोल्यूशन गलत है, ये बता दिया था आपको पहले भी मैंने। क्वेश्चन 11 पियानो लिमिटेड है, इससे अगला सवाल भी एक होगा जिसमें लाइफ का चेंज है, मंडे लिमिटेड में तो नहीं है, इससे पीछे है यार एक, यार दिखा, इधर दिखा गुड्डू, इधर दिखा। पियानो लिमिटेड बच्चों, ये मैं आपको ऑनलाइन वालों आपके लिए बता रहा हूँ, नहीं SQL में नहीं है भाईजान। एक है पियानो लिमिटेड वाला सवाल, इसकी अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2019 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने देख लेना एक सवाल, इसमें एस्टीमेट साल के शुरू में होगा। और मेरे भाई ये PQR लिमिटेड वाले का सोल्यूशन गलत है किताब में, ये ICAP की किताब स्टडी टेक्स्ट अगर आप खोलेंगे ना, उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है PQR वाला, उधर से सही सोल्यूशन इसका बेशक देख लीजिएगा। मुझे कहते हैं तो मैं थोड़े दिनों तक दे देता हूँ इसका, आज ही शाम को दे दूंगा बल्कि। अच्छा सर, बस PQR वाला फिलहाल देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप नेक्स्ट आए जरा, अगर आप नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपसे डिस्कस करना है मेरे मासूम दोस्तों वो है जी सर, जी अगर रेजिडुअल, अगर रीवैल्यूएशन हो रही है, ये वाला पियानो लिमिटेड वाला सवाल करेंगे ना, इसमें सारे मसले इंशाल्लाह डिस्कस हुए हुए हैं। अगर रेजिडुअल अगर रीवैल्यूएशन हो रही है साल के एंड पे, अब जारी सी बात है ये इसका इम्पैक्ट तो अगले साल से आएगा ना, सिर्फ 2 स्टेप्स आपने करने हैं अब, एक तो किताबों से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर फेंकना है, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करनी है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस को किताबों में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पहले ही आप रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, लेकिन आप वो रेजिडुअल वैल्यू के चेंज होने की वजह से उसका इंपैक्ट किधर ले जाना है, आपने साल के शुरू में लेके जाना है, ठीक है, साल के शुरू में लेके जाना है इसका इंपैक्ट। न्यू डाटा लेंगे, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना, न्यू हमेशा न्यू, एस्टीमेट को हमेशा साल के शुरू में। अच्छा भाई, इसके अलावा एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी कभी कभी ना नए एसेट की कॉस्ट हमें पता नहीं होती, सही है सर, तो सिनेरियो नंबर 1 कहता व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज गिवन, तो सर फिर इसी को आपने नए एसेट की क्या कर लेना है, कॉस्ट एज्यूम कर लेना है, फिर इसको क्या करना है,
नए एसेट की कॉस्ट एज्यूम कर लेना है। अगर उसने सवाल के अंदर क्लियरली नहीं बताया हुआ न्यू एसेट की कॉस्ट क्या है, तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है वही इसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। दूसरा सिनेरियो कहता जब फेयर वैल्यू उसने नए एसेट की भी दी हुई है और पुराने वाले एसेट की भी दी है, क्या दी है भैया, फेयर वैल्यू। कहता फिर आपने क्या करना है, कहता कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट फिर कैसे आएगी, कहता फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अगर कैश पे किया तो भाई कॉस्ट है ना ऐड हो जाएगा, और अगर कैश रिसीव किया, नया मॉडल, अगर आपने नया मॉडल देके पुराना खरीद लिया तो जारी सी बात है कैश फिर आपने रिसीव किया होगा। सही है सर, भाई ये कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट के अंदर कैश की पेमेंट ऐड होती है। सही है, सही है ना। अच्छा जी, ये बात समझ आई। तीसरा सिनेरियो, ये सबसे ना थोड़ा टेक्निकल होता है, कहता व्हेन फेयर वैल्यू ना तो पुराने वाले की दी है और ना ही नए वाले की दी है, फिर क्या करेंगे। कहता आपको पुराने वाले की बुक वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। सही है सर, कहता पुराने वाले की बुक वैल्यू को इस्तेमाल करें प्लस माइनस कैश पेड। ठीक है भाई, याद रखिएगा कॉस्ट है, कॉस्ट निकालनी है आपने, क्या करना है, प्लस होगा कैश की पेमेंट। ठीक है, कॉस्ट निकालते हुए पेमेंट ऐड करनी है। सही है, और अगर कोई पैसे आपने रिसीव कर लिए, फॉर एग्जाम्पल भाई आपने आईफोन दे के 3310 ले लिया, तो देखो ना अब आपको पैसे देने नहीं पड़ने बल्कि पैसे आपको रिसीव होंगे। तो कॉस्ट निकालते हुए प्लस नहीं कर देना कि 3310 की वैल्यू वो आईफोन से भी बढ़ाई हो आपने। ओ ठीक है चन्न, ये समझ आ गया आपको कि एग्जाम्पल करवाऊं, आ गया ना। अच्छा जी, जी मेरे भाई इधर आए। सर जी डिस्पोजल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में, डिस्पोजल के बारे में। सर जी डिस्पोजल, कहता है डिस्पोजल 3 तरह से हो सकता है। कितनी तरह से हो सकता है, कहता थ्रू सेल, थ्रू डिस्ट्रक्शन, तबाह। क्या हो गया भैया, तबाह हो गया एसेट, क्या हो गया, तबाह दे। कहता या फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है अदला बदला, पुराना एसेट दे के नया एसेट क्या कर लिया, खरीद लिया। सही है, सही है, नॉर्मली पुराना एसेट दे के लोग अपग्रेड होते हैं ना। आप कहेंगे सर जी हमने क्या कहते हैं डी ग्रेड होना है, हमने नया वाला एसेट दे के पुराना, तो भाई उसको भी देख लीजिएगा, फिर फर्क तो कोई नहीं पड़ना ट्रीटमेंट में, बस कैश फिर जारी सी बात है आपको रिसीव होगा। अच्छा आप देखें भाई सेल के केस में क्या होता है, हमेशा आपने क्वेश्चन को 4 स्टेप्स में सॉल्व करना है, जर्नल एंट्री करनी है इसकी, क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहला स्टेप भाईजान एसेट की कॉस्ट को किताबों से क्या कर दो, मैं अभी सेल की बात कर रहा हूं, एसेट की कॉस्ट को किताबों से, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप भाई एसेट की किताबों से कॉस्ट तो निकाल दी, उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकाल दो। यादों को बाहर निकालने का मतलब है डेबिट। एसेट की यादें होती हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सही है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, जब आप इसे खत्म करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। एग्री। तीसरा स्टेप, सर आपने जब एसेट बेचा तो कैश आया होगा ना कुछ, कैश की आनियां क्या होती हैं मेरे भाई, डेबिट। तो बाकी प्रॉफिट और लॉस फिर बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, याद रखिएगा। अगर तो बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड पे आई तो ये गेन है, क्या है, गेन है, क्या है, क्योंकि इनकम की नेचर क्या होती है, इनकम की वजह से गेन होता है ना, तो क्रेडिट साइड पे इनकम आएगी तो गेन भी किस साइड पे आएगा, और अगर प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आया तो ये क्या है, लॉस। एग्री। अगली बात सुनिएगा, कभी कभी सवालों के अंदर जब आप कैश फ्लो के सवाल कर रहे होंगे, ज्यादातर एनपीओ का कोई सवाल कर रहे होंगे, तो बात याद रखना आपको एसेट की कॉस्ट गिवन नहीं होती। सही है सर, आपको बुक वैल्यू गिवन होती है। तो फिर क्या करेंगे, तो इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना सर, फिर इधर कॉस्ट नहीं आएगी, अगर इधर ये नहीं आएगा। सही है, इधर फिर बुक वैल्यू बीवी, सही है, बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, और सही है ना, बुक वैल्यू को कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, और सही है। और ये बात समझ गए हो यार, एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 60 रुपए की, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होती है, बुक वैल्यू। सही है ना, इसको नेट करके इधर लिख दो 40। सही है, वैसे आपने इधर 100 लिखना था, 100 को क्रेडिट करना था, डेबिट 60 को करना था, तो नेट क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है ना 40, तो वो नेट करके इधर लिख दो। ओके, और सही है, अगर कॉस्ट भी दी हो, बुक वैल्यू भी दी हो, तो फिर आपने हमेशा एंट्री जो है कोशिश करनी है इससे कॉस्ट से करनी है।
सही है। और अगर मजबूरी है, कॉस्ट नहीं दी, तो फिर न माना, फिर क्या करना है, फिर बुक वैल्यू। ओके जी, फिर यही वाला ट्रीटमेंट, फिर एसेट को किताबों से कॉस्ट को बाहर निकाल दो ना, और क्रेडिट कर दो, और उसकी यादों को डेबिट कर दो। अगर यादें अलहदा नहीं दी हुई तो फिर मजबूरन बुक वैल्यू को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। ओके भाई। भाई डिस्पोजल में दूसरा काम, डिस्ट्रक्शन का मतलब है एसिड क्या हो गया, तबाह दे, तबाह दे। एसिड क्या हो गया भाई, फ्लड आया, सही है, एसिड एब नॉर्मल लॉस हो गया, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा सर, सारे सारे स्टेप्स वही हैं। एसिड को किताबों से बाहर निकाल लो, क्रेडिट कर दो, उसकी यादों को क्या करो, डेबिट करो, ये दूसरा स्टेप है। अब सुनना बात, अब मेरे भाई अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है, वैसे तो आपको पता है एसेट को जो थोड़ा बहुत बचा उसको पार्ट्स में बेचा या जैसे भी बेचा, कैश डेबिट होगा। क्या होगा, अगर मेरे भाई कैश डेबिट हो सकता है। अगर मेरे मासूम दोस्तों आपने इंश्योरेंस करवाई है और इंश्योरेंस वालों ने ये कह दिया कि आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो सर इंश्योरेंस वाले जो हैं आएंगे आपके ऑफिस में, आएंगे, देखेंगे एसेट जो है वो क्या उस किस नोयत का था, सही है, क्या इस पे क्लेम आपका एक्सेप्ट करना बनता भी है कि नहीं। अगर उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया तो सर फिर आप इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। ये नहीं होता कि जिस दिन इंश्योरेंस वाले आए उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात है यार, ये आप आज ही पैसे ले लो, ऐसे नहीं होगा, वो 2-3 महीनों बाद जाके पैसे देंगे। रिसीवेबल फिर क्या कर दोगे, डेबिट, और बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ जाएगी। फर्क कोई नहीं है, दोनों में फर्क कोई नहीं है, बस इधर अगर बस इतना समझ लें, अगर इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ। तीसरा मेरे भाई एक्सचेंज, क्या, इसमें एक स्टेप बढ़ जाना है, बस नया एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नया एसेट क्या करना पड़ेगा जी मेरे भाई जी, पहला स्टेप बताएं क्या था, पुराने एसेट को किताबों से बाहर। बच्चों स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलना है, स्टेप स्टेप से चलेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ आएगी, ठीक है जी। पहला स्टेप बताएं, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो। दूसरा स्टेप बताओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, भाई उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लो। स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है, स्टेप से चलें, स्टेप से चलें। नॉर्मल डिस्पोजल में 4 स्टेप्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था नुमान स्टेप करके देखने हैं, मतलब घर में जाके सॉल्व करना है, किया था। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है मेरे भाई, बोले शाबाश जी, न्यू एसेट को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो, या इस तरह भी कह सकते हैं कैश को रिकॉर्ड कर दो, चौथे में ये काम कर लो, आपकी मर्जी है। बस एक स्टेप मजीद आना है, न्यू एसेट की कॉस्ट को क्या करना है किताबों में, और आपको ये बता दिया, वो जो 3 सिनेरियोस पढ़ाए हैं ना भाई, उसको इसके साथ लिंक करो। अब ये कॉस्ट किस तरह आएगी, अगर तो उसने खुद बता दिया कि न्यू एसेट की कॉस्ट ये है, फिर तो कुछ खपने की जरूरत है ही नहीं। अगर फेयर वैल्यू खेल रहा हुआ, तो फिर आपको उन 3 सिनेरियोस का क्या करना पड़ेगा जी। अगर तो नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू दी है और पुराने वाले की भी दी है, तो आपने किसको जी, आपने ओल्ड एसेट को तरजीह देनी है। अगर पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी तो फिर न्यू वाली मजबूरन किसको प्रेफरेंस, फिर प्रेफरेंस होगी नहीं, खैर फिर फेयर वैल्यू नए वाले की कॉस्ट अज्यूम करनी है। अगर ना तो नए वाले की दी ना पुराने वाले की, फिर क्या करना है, वो इसके लिए है, वो जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, वो किस इसके साथ लिंक कर लो, ठीक है, सही है। अच्छा यार, बड़े ना वैसे मासूम लोग हैं बेचारे, कभी कभी ऐसा भी आपको डॉज कर सकता है पेपर में पता नहीं चलता। उसने कहा जी न्यू एसेट की कॉस्ट है जी 50 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मैं आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, 50 रुपये न्यू एसेट की कॉस्ट है, और उसने कह दिया पुराने वाला एसेट जो है उसकी बुक वैल्यू है 40 रुपये, सही है। अब आपने क्या करना है, ओ कुछ नहीं करना, आंखें खोलो, उसने खुद कॉस्ट बताई हुई है न्यू वाले एसेट की, अब नहीं उन 3 सिनेरियोस की तरफ चले जाना, ओ सही है, ओ भाई बात समझ गई हो। अच्छा चल, ये क्लियर हो गया। इधर ये लिखा हुआ है, कहता है ये जो कैश है ना इसके साथ स्टेरिक लगाया हुआ है, कहता है ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ये आपने बस देख लेना है। अगर कैश पे करना पड़ा, पे, तो भाई कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। आनियां डेबिट होती हैं कैश की, जानियां क्रेडिट, आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। ओके जी, ओके, और समझ आ गई है चन्न। अच्छा, अब मेरा ख्याल है सारी की सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आज रिवैल्यूएशन की तरफ, किसकी तरफ आओ भाई, आओ भाई। जी जी, क्या हुआ, पढ़ाना है कुछ आपने, अच्छा अच्छा, नहीं जी मैं, अच्छा मेरे भाई अब, हाँ अब आप इधर आओ भाई, अब आए जी रिवैल्यूएशन की तरफ, किधर आए,
कहता जी स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज रीवैल्यूएशन इन द सवाल। बच्चों अब ना मजबूरी ये है कि मैं आपको ना सारे सवाल करवा नहीं सकता इस टाइम पे, ठीक है। हाँ आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि आपको रिवाइज करवा दूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी वो इंशाल्लाह करवा देता हूँ। जी अच्छा मैं दे देता हूँ, वो तो सिंपल है, बता देता हूँ। अच्छा जी ये देखिएगा ज़रा, स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज रीवैल्यूएशन इन द क्वेश्चन। अब मेरे भी रीवैल्यूएशन 3 तरह से हो सकती है। अच्छा ये समझें कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपने किसी को मशवरा देना है। अब आपने खुद थोड़ी अकल लगानी है। जब बच्चे को ये कह दो ना कि यार ये ना हम पढ़ने लगे हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, बच्चा कहता है ये तो मुझे नहीं आता। अगर आप उस बच्चे को ये कह दो ना कि यार ये आप वैसे ही ज़रा मुझे बताना यार इसका क्या बनता है, यकीन करें बच्चा सही जवाब दे देता है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे ही बताना ज़रा। जी मेरे भाई रीवैल्यूएशन ना ये आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है जी रीवैल्यूएशन। क्या है रीवैल्यूएशन ना तीन तरह की हो सकती है। या तो मेरे भाई स्टार्ट ऑफ द ईयर, या मेरे मासूम दोस्तों सर जी रीवैल्यूएशन हो सकती है स्टार्ट ऑफ ईयर। क्या दूसरी टाइप ये हो सकती है मेरे भाई मिड ऑफ द ईयर। क्या आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, यकीन करें आप इंशाल्लाह सही बताएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है बस। या हो सकती है ईयर एंड पे, ठीक है सर। हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 पे, सर ये एंड कब होगा 31 दिसंबर 2000। ओके सर अब सुनना, बात तो वजह से सुनना सर जी। जब जब रीवैल्यूएशन होगी ना, 2 स्टेप्स तो आपको लाजमी करने पड़ेंगे। 2 स्टेप्स कौन से हैं इधर देखें जरा। पहला स्टेप 2 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, कौन से? एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चाहे अभी सिर्फ 2 स्टेप्स, अभी सवाल ये नहीं करना कि सर जी अगर ऐसे हो तो ऐसे हो जाए, वैसे हो तो वैसे, अभी ऐसे वैसे को छोड़ो, अभी नहीं तो तैसा हो जाएगा। ये है जी स्टार्ट ऑफ ईयर पे, चाहे रिवैल्यूएशन हो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, चाहे हो मिड ऑफ द ईयर पे, चाहे हो ईयर एंड के ऊपर, 2 स्टेप तो लाजमी होने ही होने हैं सर। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किताबों से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर फेंकना है। बात समझे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट की कॉस्ट, ये काम तो पहला कर देना। अच्छा मैं बताता हूं, आपने कहना सर जी नहीं इससे अगर मिड ऑफ द ईयर हुई फिर इससे पहले भी कुछ करना पड़ेगा, सब होगा। दूसरा काम क्या होगा, रीवैल्यूएशन को किताबों में इनकॉर्पोरेट करें। क्या करें? सही है सर। मैं एज्यूम करता हूं सरप्लस आ गया, एसेट बढ़ जाएगा, रीवैल्यूड अमाउंट अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है तो सरप्लस आएगा ना। आप कहेंगे फिक्स एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। सर लॉस भी आ सकता है, अच्छी बातें करें पहले। अच्छा जी ये हो गया। अब अगली बात सुनिएगा भाईजान, रीवैल्यूएशन है स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। किधर है? स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। रीवैल्यूअर आया इधर, उसने रीवैल्यूएशन कर दी इधर साल के शुरू में। अब मुझे बताएं आपके पास बुक वैल्यू नहीं आ गई, किस दिन न्यू बुक वैल्यू है? रिवाइज बुक वैल्यू कह ले, रीवैल्यूड अमाउंट रिवाइज बुक वैल्यू है ना, किस दिन है आपके पास? अब मेरे भाई सुनना, ये मैं तीन तरह से हाईलाइट करूंगा। अब जब आपने डेप्रीशिएट करना है एसेट को, वो कहां से शुरू करना है? 12 महीने ने आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, इधर न्यू वाला, इधर नया डेटा पड़ा हुआ है आपके पास नई रिवाइज बुक वैल्यू पड़ी है ना। किस दिन आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू पड़ी है? इस दिन। डेप्रीशिएट करना है आपने रिवाइज बुक वैल्यू की बेसिस पे, ठीक है सर। यानी आपने रिवाइज बुक वैल्यू इधर लेनी है, इधर डिवाइड करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ओके ओके आप आए जी, ये बात समझ आ गई आपको? अगली बात, सरप्लस अब आपके पास कब पड़ा हुआ था, वो भी इधर आ गया था। चौथा काम आपने कर देना है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री। आहिस्ता आहिस्ता करके
जो आपने किताबों में सरप्लस रिकॉर्ड किया उसने अब ख़त्म भी तो होना है ना। सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, उसे ख़त्म करेंगे तो सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये बात समझ आती है आपको? आगे समझ, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। अगली बात सुनना अब रीवैल्यूएशन हो रही है मिड ऑफ द ईयर पे। कब? परेशान नहीं होना इससे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कतन नहीं परेशान होना। इधर देखना जरा, अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू किस दिन है? आपके पास मेरे भाई इधर रिवाइज बुक वैल्यू थी, और रिवाइज बुक वैल्यू का मतलब है नई वाली रीवैल्यूड अमाउंट आपके पास साल के पहले दिन मौजूद थी। अब बेवकूफ़ी नहीं है पुराने वाली को इस्तेमाल करना, बेवकूफ़ी होगी ना। तो नए वाले डाटा को सामने रख के डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। दूसरी बात, अगर मिड ऑफ ईयर पे रीवैल्यूएशन है, आपके पास सिर्फ इधर आया रीवैल्यूअर, मेरे भाई ये सिनेरियो नंबर 2 है ये वाला। अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू किस दिन है? बोले शाबाश। 1 जुलाई पे। कब है? अब बहुत तवज्जो से जवाब देना है भाईजान। आपके पास बुक वैल्यू रिवाइज वाली किस दिन आई? मिड ऑफ ईयर पे। मिड ऑफ ईयर पे। अब डेप्रिशिएट तो 12 महीने ही होना है, बताएं कैसे कैसे डेप्रिशिएट होना, जल्दी बोलें शाबाश। 6 महीने पुराने वाली बेसिस पे, 6 महीने नए वाली बेसिस पे। ये बात याद रह जाएगी आपको, ये बात याद रहेगी बच्चों की। मुश्किल तो नहीं है मेरा ख्याल है, सही है। पहला काम आपने क्या करना है, या इधर देखना, पहला काम भाईजान आपके पास बुक वैल्यू पड़ी हुई है साल के शुरू में, उस बुक वैल्यू को देखें। बुक वैल्यू का कंपैरिजन रीवैल्यूड अमाउंट से करना है ना, फिर ही जाके सरप्लस आएगा ना। अच्छा, अब आपके पास मेरे भाई जो बुक वैल्यू पड़ी हुई है वो साल के शुरू में पड़ी है। कब तक पड़ी है? इधर देखें जी, मैं आपको सिनेरियो बना देता हूं। डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग कर लें। मैं लॉस पे नहीं बात कर रहा अभी। 1 जनवरी 2021, इस दिन मेरे भाई आपके पास क्या है? बुक वैल्यू। क्या है? जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है ना, याद रखना उस दिन की बुक वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, बस ये बात याद रख लो, ठीक है। अच्छा भाई, बिल्डिंग है जी फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, कितने की? कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ मेरे भाई। पहला स्नैरियो अगर मैं लूं, अगर पहला स्नैरियो हो पहला, तो भाईजान 31 दिसंबर 2021 पे या 1 जनवरी 2021 पे रिवैल्यूएशन हो रही है। पहला स्नैरियो ना साल के शुरू में। फॉर एग्जांपल रीवैल्यूड अमाउंट आ गई है 120 की, कितने की? जवाब कितना आया? 20। ये क्या है भाई? बैलेंसिंग। ये कब आ गया? और सही है, इधर कितना आ जाएगा? 20। ओके, अच्छा जी, अब इसे डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है ना। दस कर लो बस। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 120 डिवाइडेड बाय 10, और इधर 20 डिवाइडेड बाय 10। जी बोलें जरा, इधर 12 आ जाएगा, इधर कितना आएगा? आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी इधर। ओके, ओके भाई। अच्छा जी, अब इधर देखना, मेरी बात सुनना, अब मेरी बात तो वजह से सुननी है भाई। सब अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर, वो इधर नजर नहीं आ रहा, वो निकाल देंगे आप, वो जितनी भी होगी। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन सरप्लस को किताबों में रिकॉर्ड करना। बिल्डिंग, ये कॉलम देखें, ये कॉलम देखें, बिल्डिंग कितने से बड़ी और सरप्लस कितने से बड़ा? एग्री कर गए आप लोग? और एग्री कर गए? तीसरा काम क्या करना है गुड्डू? देखें, अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू है ना, अब डेप्रिशिएट उस बेस पे करो ना, इस बेस पे थोड़ी करना है अब, सही है। तो इधर आ जाएगा भैया, तीसरा स्टेप क्या होगा? पहला क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हो गया, दूसरा हो गया सरप्लस एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और भाई तीसरा स्टेप क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या? न्यू डाटा को इस्तेमाल करते, ये डेप्रिसिएशन आ गई 12 रुपए की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और चौथा स्टेप बताओ। मेंटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? ये इस कॉलम को देख लो ना,
भाईजान रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और ओके, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, ये मैंने किसका करवा दिया, स्टार्ट ऑफ, ओके, और सही है। अच्छा जी, अब किसका करवाने लगा हूं जी, इसी तरह का फॉर्मेट बना लें, डाटा सेम रखते हैं जी, डाटा जाओ यार चाय का कह दो, नुमाना जा यार चाय का कह दो यार, उन्हें कहें यार चाय ला दें क्लास में जी। नहीं नहीं, सब सब सबके लिए मंगवा दो यार, मंगवा दो सबके लिए मंगवा दो। अब पूछ लो यार, जिन बच्चों ने जूस पीना उनके लिए जूस ला दो। नहीं नहीं, आप नुमान उनको बुला दो ना, वो गिन लेते हैं खुद ही, ठीक है। अच्छा जी, इधर आओ भाई, इधर आओ, बस पढ़ने वाले बनो, फिर पार्टियां करते रहो, ये बस पढ़ लो, बातों को गौर से सुनो। अच्छा इधर आओ भाई, अब मैं क्यों कौन सा स्नैरियो करवाने लगा हूँ आपको, मिड ऑफ ईयर पे, ठीक है भाई। अब आपके पास बुक वैल्यू किस दिन की अवेलेबल है, बोलो जल्दी। 1 जैन 21 पे बुक वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, 100 रुपया। मेरे भाई अब देखना जरा गौर से, आपकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये वाली, इधर थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा, इधर चेंज होगी चीजें जी। चेंज क्या होना है मेरे भाई, इधर आए सर जी। मैं एज्यूम करता हूँ एसेट की कॉस्ट थी 150 रुपया, कितना, तो पुराने वाला अगर मेथड इस्तेमाल करूं तो उसके मुताबिक जो फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन बनती है ना, वो मैं अपनी मर्जी से लिखने लगा हूं। अच्छा जी, कहां तक अब मुझे ना बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना है किस दिन पे और किस डेट के साथ, 1 जुलाई के साथ। हाँ जी, मिड ऑफ द ईयर है ना। अब मुझे बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, इस दिन की तो नहीं चाहिए भाईजान, इस दिन की नहीं चाहिए, 1 जुलाई की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखना भाई, आसान है, यकीन करें आसान है, आपको सिर्फ लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। इधर आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल वो आता है जी 10 साल 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल या 15, जो भी करना है। मुझे बताएं जी, आपके पास बुक वैल्यू कितनी आती है, कुछ बड़े कहते हैं 90, 90 आ गई ना जी। कल एक स्टूडेंट मिला, कहता सर बड़ी टेंशन में हूँ, मैं कहा अच्छा, वो पेपरों में होता है ना ऐसे, कहते सर जी बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है। मैं कहा यार ठीक है, सिचुएशन तो मुश्किल है लेकिन क्रूशियल तो नहीं है यार, क्रूशल है। अच्छा, आप मुझे बताएं भाई, मैं यार ये तो नया लफ्ज़ सुना मैंने भी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अब मेरे पास एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन मेरे पास आ गई भाई बुक वैल्यू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है आपको उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, तो यकीन करें ये स्टेप स्टेप कुछ भी नहीं है, ये आप बस ये टेबल आप पे पक्का करना है। इस दिन मेरे पास बुक वैल्यू आ गई है, सही है, तो रट्टा भी नहीं लगाना, याद भी नहीं करना कुछ के 6 महीने की पहले डेप्रिसिएशन आएगी, बाद में ये होगा, कुछ भी नहीं करना भाई, ये टेबल खुद आपको बताएगा, बस आपको डेट्स ध्यान से लिखनी आनी चाहिए। ओके भाई, अब मुझे बताएं मेरे भाई, 30 जून का मतलब या 30 जून या 1 जुलाई का एक ही मतलब है ना, कोई मसला तो नहीं है, चलें चलें चलें, मसला तो नहीं भाई, कोई मसला तो नहीं। अच्छा जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है वो मैं सेम रख रहा हूँ, वो नहीं मैं चेंज कर रहा, कितनी भाई, बताओ मेरे भाई, बताओ जी, इधर कितना आएगा, फर्स्ट ही कर लेना, 1 जून पे सरप्लस कितना आया, ओए होए, 1 जुलाई पे सरप्लस कितना आ गया भाई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी अगर डेफिसिट आ गया फिर क्या करना, वो भी बताता हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इधर कितना आ जाएगा बोलो, ये चेंज होगा ये, और ये चेंज होगा, अच्छा जी ये भी चेंज होगा, बाकी रिमेनिंग रिमूनिंग मैंने उतनी रखी जी। बताएं जी कितना, इधर 12 ही आएगा,
इधर कितना आएगा बोलो 3, इधर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और सही है। एग्री? अब मेरी बात सुनना, इधर देखना, तवज्जो से बात सुननी है। सर जी पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है सर, उसको डेबिट करो और एसेट की कॉस्ट को क्या कर दो। सर जी कैसे पता चलेगा कि कौन से, इधर देखें, जिस दिन आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है ना, इधर लाइन लगा दें, इससे ऊपर जितनी भी जितनी डेप्रिसिएशन जितनी दफा आ रही है, इससे ऊपर भी जितनी दफा हुई, वो सारी आपकी क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्री? एग्री? और सही है ना चन्न? ओके ओके, ये बात मुश्किल तो नहीं? अच्छा, अगर इससे पीछे कभी कहीं इस लाइन से पीछे भी कभी रीवैल्यूड अमाउंट हुई, तो फिर उधर जाके ब्रेक लगा देनी है, सही है ना? तब भी हमने किताबों से बाहर फेंक दी होगी ना। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, ये वाला 10 शामिल करना है क्यूमुलेटेड को फेंकते हुए कि नहीं? भाईजान ये लाइन से ऊपर है, करना है, इससे पीछे जितना भी होगा सबको करना है। स्टेप नंबर 2 बताओ, जल्दी करो। स्टेप नंबर 2 ये होगा ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और ओहो एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। ओके, अगली बात सुनो जी, अगली बात सुनो। तीसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बोलो? डेबिट, और ये इंक्रीमेंटल। अब मेरी बात सुनना, जब जी सुनना मेरी बात सुनना, अब कुछ बच्चे ना इधर गलती करते हैं, वो पता क्या गलती करते हैं मेरे मासूम दोस्तों? अब जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है पूरे साल का, किसका? पूरे साल का, ये तो ओए होए होए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ वही वही वही, इधर हम गलती कर गए हैं भाई, इधर हम क्या कर गए हैं जी? गलती कर गए हैं, क्या कर गए हैं? अच्छा अब सुनना मेरे भाई, आप तो जो डेप्रिसिएशन है वो किस तरह आनी है बोलो? शाबाश जी जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो एस्टीमेट को साल गिलने। यार जूस किसने पीना है बताओ जल्दी, जूस वाले भाई। तो फिर जूस का कहा था मैंने? अच्छा जूस वाला सिर्फ एक ही है जी, बाकी ना चाय वाले ही हैं, ठीक है, बस जल्दी जरा ला दीजिएगा। अच्छा जी, कॉफ़ी अभी क्लास के बाद मिलना है, फिर इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के पीते हैं। अच्छा जी चले मेरे भाई जी, तो देखें मेरे भाई, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये वाली ये 120 है, ये तो रीवैल्यूड अमाउंट है। अब सर जी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपने निकालनी है, क्या करनी है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है। एस्टीमेट को ले जाओ शुरू पे, किधर ले जाओ? आप देखना, बात सुनना जरा, हमें किस दिन लाइफ का पता है? अगर तो साल के शुरू में ही वो लाइफ बता दे फिर तो मसला नहीं है, फिर तो 10 साल लिखनी है। अगर उसने लाइफ के बारे में बताया 1 जुलाई पे, फिर इसको किधर ले जाओ बोलो? स्टार्ट पे। तो स्टार्ट में 0.5 होगा ना, तो इधर किससे डिवाइड करना है बेटा? पीछे लेके जाना है, 10.5 होगा, क्या होगा? इधर देखो भाई, आपकी इस टाइम एज क्या है? चलो 18 कर लो, 19 कर लो। आज से 6 महीने पहले आपकी लाइफ इससे ज्यादा, आप मतलब कि इस, हाँ रिमेनिंग तो 0.5 ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा? याद रखना ये बात, ठीक है? ये बात समझे आप? देखें मुझे लाइफ का इस टाइम पता, मुझे लाइफ जो है ना ये वाली, इधर देखो, ये लाइफ इधर गिवन है, किधर गिवन है? इधर 10 साल गिवन है। इसको किधर लेके जाना है? अब इसको स्टार्ट में लेके जब जाएंगे ना, तो वो क्या उसका नाम है अच्छा अब एक बात और, एक मिनट, ये बात समझ आई आपको? उसूलन किधर इसको लेके जाना था? इधर लेके जाना था, लेकिन एक मसला और आ गया होगा। वो मसला क्या आया होगा? सर जब आपने लाइफ इधर भी कैलकुलेट की होगी ना, ये वाली जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की होगी, किधर गई है? हाँ, तो इसमें भी फिर आपने 0.5 इधर भी किया होगा, ये बात याद रखनी है अब आपने, सही क्या ना? ये बात याद रखिएगा, इधर जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी तो 0.5 ऐड कर दिया होगा, क्या किया होगा? 0.5 ऐड किया होगा। ओके मेरे भाई? अच्छा इधर आके फिर मेरा नहीं ख्याल कि 0.5 दोबारा आपको ऐड करने की जरूरत है, इधर तो आप 10 ही होगा, ठीक है? जब आप इधर लेके आएंगे ना, इधर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी, तो एस्टीमेट का इंपैक्ट साल के शुरू में ले जाना है, किधर ले जाना है? याद रखनी है ये बात,
0.5 इसमें ऐड करना है। पियानो लिमिटेड वाला सवाल जो है वो कर लेना, नहीं किया मुझे बताना, मैं आपको यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल कर दूंगा अपने जी। कार्ली वाला भी है एक, ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना, मैं यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल कर दूंगा उसका, अगर इसमें मसला आ रहा है तो। ठीक है भाई, ये बात समझ आई है? सही है। इधर तो लाइफ 10 ही होगी ना, लेकिन पीछे जो है वो 0.5 ऐड कर देना है। ओके जी, बस सिंपल बात। अच्छा, अगले वाला स्नैरियो अब है जी एंड ऑफ ईयर पे रिवैल्यूएशन। अब आप बच्चे मुझे खुद बताएंगे कैलकुलेट करके, जल्दी करो शाबाश। एंड ऑफ ईयर पे कैसे कैलकुलेट करना है, बताओ बताओ, जल्दी करो शाबाश मेरे भाई। अब आपने लेके जाना है, अच्छा एस्टीमेट, अब लाइफ आपको कब पता है? अगर तो आपको एंड ऑफ ईयर पे लाइफ पता है तो वो 10 साल है, तो इसे 1 साल पहले ले जाओ। अगर आपको साल के शुरू में लाइफ के बारे में पता चल गया वो चेंज हो रही है, फिर तो 11 उसने खुद दे दिया, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, ये करवाना पड़ेगा कि नहीं, समझ आ जाएगा। एंड ऑफ ईयर पे क्या होना है, देखें ये बुक वैल्यू आपके पास, सही है जी। अब आपने क्या करना है, इधर जो डेप्रिसिएशन आनी है वो पूरे साल की कैलकुलेट कर ली आपने, सही है। 11 साल की बेसिस डिवाइड बाय 11 करना है, 10 नहीं करना, क्योंकि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है। अच्छा, अब रिवैल्यूड अमाउंट इधर जो लिखनी है, इधर ये मैं अब सारा सवाल दोबारा नहीं कर रहा, बस समझ जाना। इधर आनी है 31 दिसंबर 2021 पे, फिर ही कंपैरिजन होगा ना। ये रिवैल्यूड अमाउंट इधर ये है, तो अब मुझे बुक वैल्यू भी कौन सी चाहिए, 31 दिसंबर वाली, यानी 1 साल डेप्रिशिएट करके फिर आपने इधर तक आना है। ये बात समझ आ जाएगी आपको? सिर्फ ये काम है इसमें एंड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन पे। कर लेंगे कि मैं करके दूं? ओके, हाँ जी हाँ जी। अगर ये स्टेप्स याद कर लेना, अगर इस टेबल को समझ लें, तो सारे स्टेप्स खुद ब खुद हो जाएंगे। बात समझें आप? फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये समझ लिया आपने, अगर रिवैल्यूएशन है 31 दिसंबर ईयर एंड के ऊपर, तो रिवैल्यूड अमाउंट है। आपको अब बुक वैल्यू भी कौन सी चाहिए? 1 जनवरी पे नहीं, 31 दिसंबर पे चाहिए। लेकिन आपके पास कौन सी अवेलेबल है? 1 जनवरी वाली। तो 1 साल इसे क्या कर दो जी, डेप्रिशिएट कर दो। लेकिन अब देखें एस्टीमेट भी आ गया है। अब एस्टीमेट का इंपैक्ट साल के शुरू में लेके जाना है। तो लाइफ आपको अगर तो गिवन है जिस दिन की रिवैल्यूएशन है, तो फिर 1 साल पहले ले जाओ, तो फिर इधर 11 की बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। ऑनवर्ड्स फिर 10 की बेसिस पे करते जाना, मसला नहीं है। ओके मेरे भाई। अच्छा, ये है रिवैल्यूएशन। अब एक बहुत बच्चों का सवाल होता है, सर अगर लॉस आ जाए तो फिर क्या करना है? तो लॉस के बारे में मेरे भाई एक उसूल याद रख लें। वो उसूल क्या है जी? उसूल ये है, हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर कभी रिवैल्यूएशन डेफिसिट आ गया तो भाईजान इसे डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में ले जाना है। किस में ले जाना है? प्रॉफिट और लॉस में। अगर कोई सरप्लस पड़ा हुआ है तो आप चाह रहे हैं इस रूल को फॉलो करना। आप कहेंगे कि मैं इससे लेके जाना चाहता हूं प्रॉफिट और लॉस में, आगे सरप्लस ऐसे खड़ा हो जाएगा, सरप्लस कहेगा मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा तुम्हें। तो भाईजान पहले सरप्लस के बैलेंस को खत्म करो। अगर फिर भी क्या कहते हैं कोई बैलेंस रह गया, वो अगर कोई रह गया, सही है, फिर उसे किधर लेके जाएंगे? फिर रिमेनिंग अमाउंट को प्रॉफिट और लॉस में। 1 मिनट दीजिएगा, इसकी एग्जाम इधर मैंने सवाल करवाए होंगे, अभी आपको दिखा देता हूं। अभी हो जा, हाँ ये देखो इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये एक सवाल करवाया है। 1 मिनट, 1 मिनट बस, अभी हंसते हैं इंशाल्लाह। ये जरा क्वेश्चन कर ले हैं। ये है जी 31 दिसंबर 2015। इधर बुक वैल्यू कितनी है जी? 712, सही है। ये बुक और ये सरप्लस कितना आ रहा? अब ये ना देखें पुराना पीछे क्या हुआ है, ये परेशान ना हो, ये बस सरप्लस का कॉलम है। किसका कॉलम है? सरप्लस का कॉलम है। भाई इधर आए, और सरप्लस के कॉलम में कितना बैलेंस आ रहा है? 312 का। एग्री? और एग्री भाई। रीवैल्यूड अमाउंट, भाईजान रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई है? 250 की। कितनी आ गई है? आप कॉन्सेप्ट समझना भाईजान। एसेट कितने से कम हो गया? 462 से। अब बात याद रखना, एसेट क्रेडिट 462 रुपए से। सर जी असल में तो इसे हमें प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना था, चाहिए था किसे? प्रॉफिट और लॉस को, 462 से। लेकिन हम जाने लगे इसे प्रॉफिट और लॉस में लेके, आगे सरप्लस ऐसे खड़ा हो गया। सरप्लस ने कहा मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई। हमने इसके साथ फाइट फूट की, इसकी लाश को उठा के मारा साइड पे। हमने कहा भाई 312 था ना, तो भाई हमारा लॉस 312 से ज्यादा का है, इसका बैलेंस 312 का पड़ा हुआ है, तो भाई पहले इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। जो बच गया वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा भाई? प्रॉफिट और लॉस में। ये बात समझ आती है? अच्छा अब मेरी बात सुने, इसकी जनरल एंट्री आप खुद बनाएं। सुनना, ये एसेट का कॉलम है। किसका कॉलम है? ये एसेट का कॉलम है।
ये किसका सरप्लस का कॉलम है। इधर देखें सरप्लस की नेचर क्रेडिट है मेरे भाई। सबसे पहले एक बात याद रखना, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इसका सम इन दो के बराबर होगा हमेशा। इसका सम इन दो के बराबर होगा। या अगर ये जितनी अमाउंट आपके पास आ रही है ना पॉजिटिव में या नेगेटिव के, इन दोनों के बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझे आप। अच्छा आप देखें, सबसे पहले आपने एसेट वाले कॉलम को देखना है। एसेट कितने से क्रेडिट हो रहा है, ये पता नहीं अब कौन सा एसेट है, मैं बस फिक्स एसेट लिख रहा हूं। कितने से क्रेडिट हुआ भाई? एग्री? एग्री? अब मुझे बताओ मेरे भाई, सरप्लस नेगेटिव से है, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, अगर इसे कम करोगे तो क्या करोगे बोलो? कितने से? भाईजान वजन किस साइड पे आएगा? और ये देखो, ये तीसरा कॉलम होता है प्रॉफिट और लॉस का। किसका? प्रॉफिट और लॉस का। तो प्रॉफिट और लॉस नेगेटिव से है तो बताएं शाबाश, लॉस होगा ना। कितने से? ओके, ये एंट्री बनाना मुश्किल है, सिर्फ इस वर्किंग पे ग्रिप कर लें। सिर्फ क्या करें? इस वर्किंग पे क्या कर लें? ग्रिप कर लें। ओके भाई? ओए ओके है? ओके। एक स्नैरियो आपको और समझाना है, अल्लाह करे वो भी कहीं मिल जाए, वो भी कहीं मिल जाए। हाँ हाँ, ये देखें भाई, ये है जी रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है सर? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 600 रुपए की। कितने की भाईजान? बुक वैल्यू है 218 रुपए की। कितने की? सरप्लस तो जीरो है। लॉस कितना है किताबों में? ये लॉस का कॉलम है भाई, ये लॉस का कॉलम है। किसका कॉलम है? ये प्रॉफिट और लॉस का कॉलम है। किसका सर जी? लॉस कितना पड़ा है किताबों में? 132। कितने का? अच्छा जी। सर जी गेन कितना आ गया? सरप्लस कितना आया? 382 का। सही है। अब इधर देखना, अब इसे डायरेक्टली सरप्लस में लेके नहीं जाना जी। इधर देखें भाईजान, डायरेक्टली सरप्लस में लेके नहीं जाना। इस एसेट के अगेंस्ट आप ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस कुछ लेके, एज एन लॉस कुछ लेके जा चुके हैं। वो लॉस आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा। सही है। अब कितने का पड़ा हुआ है? 132 का। भाई पहले इसको खत्म करें। क्या करें? और बैलेंसिंग अमाउंट किधर ले जाए जी? अब आप खुद जनरल एंट्री बनाएंगे इसकी। बनाए जनरल एंट्री, शाबाश। इधर देखें, ये एसेट का कॉलम है, एसेट पॉजिटिव अमाउंट से, एसेट का बढ़ना डेबिट, भाई देन सरप्लस पॉजिटिव अमाउंट से, सरप्लस का बढ़ना क्रेडिट, और भाई ये वाली अमाउंट भी पॉजिटिव से है तो ये गेन होगा ना। तो ये भी क्या होगा? रिवर्सल ऑफ लॉस। ये भी क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट साइड पे होगा। ओके भाई? इसका सम इन दोनों के बराबर होगा हर सिनेरियो में। भाई बात समझे? सही है। या तो अगर ये 382 है फिर इधर भी 382 आएगा, या फिर इधर 382 आएगा, या इन दोनों के बराबर होगा। ये बात समझे? जनरल एंट्री बनवाई जी इसकी। बनवाओ हैं। पता नहीं अब एसेट का नाम क्या? फिक्स एसेट कितने से डेबिट? रीवैल्यूएशन सरप्लस बताओ। और मेरे भाई ये बात समझ आएंगे, इस टेबल को देख के इंशाल्लाह आप जनरल एंट्री बना लेंगे। ओके? नहीं इसकी नहीं होती भाई। इधर देखो ना, आपके पास, इधर देखो, आपके पास 150 का लॉस आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता सेम बेसिस पे जिस तरह आप इसको करते हैं, इसको भी कम करते हैं। इसकी जनरल एंट्री नहीं होती। इसकी लॉजिक समझाई थी, क्यों नहीं होती जी? क्यों नहीं होती? एक दफ़ा प्रॉफिट और लॉस कम होगा, रिटेन अर्निंग, तो वो वाले मसले हैं ना। तो अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट इसका जीरो होता है। अच्छा मेरे भाई ये बात समझ आ गई आपको? ये आ गई समझ? अच्छा ये ख़त्म हो गया जी।